हेलो दोस्तों, आज से हम एक एनिमे सीरीज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हंसता खेलता एक चाइनीज शहर दिखाया जाता है जहाँ की टेक्नोलॉजी 2050 से कम की नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर धार्मिक और मॉडर्न लोग एक साथ शांति से जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। एक दिन सिटी में एक जायंट फ्रॉग अटैक कर देता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, जिससे सिटी में तबाही मच जाती है। तभी एंट्री होती है सुपर हीरो जिन्हें सिटी में इमोर्टल कहा गया है। वे लोग जायंट फ्रॉग से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पावर फ्रॉग से आगे कमजोर पड़ जाती है, बल्कि फ्रॉग उनकी एक साथी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है। उसे बाहर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो मस्त होकर शॉप में नूडल्स का पैकेट लेता है और उसमें मसाला डालकर खाने लगता है। तभी हीरोज में से एक जिसका नाम जियो है वो बच्चे को खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ बच्चे तक नहीं पहुंच रही थी। जिसके बाद वह फ्रॉग के हमले से बचते हुए बच्चे को साइड में लेकर आता है और उसे घर जाने को कहता है। उसके बाद जू फ्रॉग से लड़ने जाता है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले उस फ्रॉग को हरा दिया, जिसके कारण चाइना की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर उसका एक स्टैचू भी बनाया गया है। फिर सीन पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है वांगा की तरफ, जिसका कॉलेज में पहला दिन होता है। तो कुछ सीने उसे बुली कर रहे होते हैं। तभी अचानक उन लोगों के बीच धमाका होता है, जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम सुन है उसने किया होता है। उसका भी कॉलेज में पहला दिन होता है। उससे डर कर सीनियर भी वहाँ से भाग जाते हैं। आगे सुन वॉन से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन वॉन ठहरा सख्त लौंडा। वो सुन को मना तो करता है, साथ ही में उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यह देखकर सुन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, यह सोचकर कि कल के आए लड़के ने उसका पोपट बना दिया। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट को एक बड़े से हॉल के सामने देखते हैं। दरअसल यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर स्टूडेंट किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या क्लास एलाइट, और इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है ये फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स पर हिट करके। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ उसी जायंट फ्रॉग का स्पिरिचुअल फोर्स है जिसे हमने सीरीज की स्टार्टिंग में इमोर्टल हीरो के साथ लड़ते हुए देखा था। उसे इसी कैंपस में कैद करके रखा हुआ है। अब सभी स्टूडेंट एक एक करके फ्रॉग पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स हिट करने लगते हैं, जिसके कारण कुछ स्टूडेंट ऑर्डिनरी क्लास में जाते हैं और कुछ क्लास एलाइट में। और जब ये सब हो रहा था तभी जायंट फ्रॉग ऑडियंस को बताता है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले फ्रेशर की पावर को जानने के लिए उसे ही यूज करते आ रहे हैं, जिस दौरान हर एक मौके से फ्रॉग मारने वाली स्पिरिचुअल फोर्स में से थोड़ी फोर्स चुरा लिया करता था। और इस साल उसके पास इतनी स्पिरिचुअल फोर्स आ जाएगी कि वह अपने आप को कैसे छुड़ा सकेगा। इसके बाद सुन अपने पावर को टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वह सभी लोगों को अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए फ्रॉग को इतनी जोर से हिट करती है कि फ्रॉग कुछ कदम पीछे चला जाता है। इसे देखकर मिस्टर विंग जो सभी स्टूडेंट पर नजर रख रहे थे वो भी हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास एलाइट में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद वॉन की बारी आती है। वो अंदर जाते हुए सोचता है कि ऑर्डिनरी क्लास में सिलेक्ट होने के लिए उसे सिर्फ 400 पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे। और फिर जैसे ही वह फ्रॉग को हिट करने के लिए अंदर जाता है तब फ्रॉग उसे देखकर डर जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आए। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जू जायंट फ्रॉग को लड़ने के लिए जा रहा था, तभी फ्रॉग उसे एक ही झटके में मारकर दूसरी तरफ फेंक दिया था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और जो अपने नूडल्स का पैकेट लेने के लिए एक ही किक में जायंट फ्रॉग को मार गिराता है, और वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि वॉन था। इसीलिए प्रेजेंट में वॉन को देखकर जायंट फ्रॉग की फट रही है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। आगे वॉन जायंट फ्रॉग को काफ़ी हल्के से मुक्का मारता है, लेकिन उसके इतने हल्के मुक्के से भी फ्रॉग की हालत ख़राब हो जाती है। वह अपनी जगह पर पलट गया था। इसे देखकर बाहर खड़े सभी लोग स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं कि जिस लड़के के बारे में हम लोग सोच रहे थे कि वो काफ़ी वीक है, उसने एक ही मुक्के में जायंट फ्रॉग की स्पिरिचुअल फोर्स को ख़त्म कर दिया। यह देखकर सुन काफ़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद मिस्टर विन को भी क्लास लाइट में डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास लाइट का एक लेक्चर दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन भी क्लास स्टूडेंट के साथ ही बैठा हुआ था और सामने टीचर उन्हें किसी भी चीज़ को समन करने की स्पेल सिखा रही थी, जिसे सबसे पहले चेन नाम का लड़का ट्राई करता है और सब वहाँ टीचर को बताए हुए स्पेल पढ़ रहा था। तब ऐसा लग रहा था कि मानो वह कोई एक खतरनाक चीज़ का समन कर रहा हो। लेकिन जब यह स्पेल खत्म होता है तब उसके हाथ में बच्चों की प्रिंसेस वाली चड्डी आती है।
गाइस ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। और यहाँ पर चुईया नहीं बल्कि उस लड़के की इज्जत निकल गई, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा हंसते हैं। इसके बाद क्लास के सभी स्टूडेंट अपनी पावर का यूज करके कुछ न कुछ समन कर रहे थे। इस दौरान सुने एक स्पिरिचुअल बेस पर यानी डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह पूरे डॉग को समन कर सके, जिसके कारण बस सिर्फ डॉग की हड्डियां ही आती हैं। अब क्लास के सभी स्टूडेंट ने बेसिक मैजिक करना सीख लिया था, मगर टीचर नोटिस करती है कि वॉन ने अभी तक किसी को समन नहीं किया, इसलिए वह वॉन को अपनी पावर का यूज करने के लिए कहती है। जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी वॉन अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके आसपास के एलियन कैरेक्टर को समन करता है। इसके कारण वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। यह सब लोग के चेहरे देखने लायक थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया। वॉन ने जायंट फ्रॉग को समन किया था, जो कि जू की कड़ी स्पेल में कैद था। वहीं जायंट फ्रॉग वॉन को एक बार फिर अपने सामने देखकर घबरा जाता है, और घबराए क्यों ना, वॉन ने एक बार पहले भी अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके उसे हराया था। वह तब जब बच्चा था, अब तो वह बड़ा हो चुका है और चाहे तो वह अपनी पावर का यूज करके फ्रॉग का नामो निशान मिटा सकता है। आगे जायंट फ्रॉग को देखकर सभी स्टूडेंट काफी डर जाते हैं, मगर टीचर फुर्ती दिखाते हुए सुन के समन किए डॉग को जायंट फ्रॉग की तरफ फेंक देती है और अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से दोनों को कंबाइन करके फुल डॉग में कन्वर्ट कर देती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डॉग काफी पसंद आता है। लेकिन ये सब जायंट फ्रॉग जो अब डॉग में बदल गया था उसे जरा भी पसंद नहीं आता। तभी वॉन क्लास से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर टीचर समझ जाती है कि वॉन कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग है। और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग विन के डैड मिस्टर वोंग को हॉस्पिटल में देखने से होती है। भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, किसी वक्त वेन का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिससे देखकर मिस्टर वेंग पूछते हैं क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर नर्स बोल पाती, उससे पहले मिस्टर वेंग को उसके चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के बाद उनका बच्चा बच नहीं पाया, लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है। और हैरानी की बात तो यह है कि वेन अभी से अपने पैरों पर चल पा रहा है। इस पर मिस्टर वेंग को पहले तो विश्वास नहीं होता, मगर छोटा वेन खुद अपने पैरों पर चलकर वहां पर आता है, तब मिस्टर वेंग को पैर तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है ऐसे कैसे हो सकता है, इसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम विन के मॉम डैड को बात करते देखते हैं। वो लोग विन के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आए होते हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव स्वॉर्ड मानी जाती है, जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर गजब की काम करती है। आगे विन के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपने 6 महीने की सेविंग को इस स्वॉर्ड को खरीदने में स्पेंड की है। यह सब देखकर हमें ऐसा लग रहा होता है कि वह विन से काफ़ी प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इन दोनों के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। अब हमें आगे पता पड़ता है कि विन के डैड इसे बचपन से ही पाना चाहते थे। अब विन के बहाने से आखिरी स्वॉर्ड उन्होंने खरीद ही ली। वही हम विन के मोम की बात करते हैं तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह अब पर नकली स्वॉर्ड खरीदी है, और इसके बारे में मिस्टर वोंग को भी कुछ नहीं पता होता। आगे विन के मॉम ने उसे स्वॉर्ड पकड़ने को कहते हैं, लेकिन विन उसे पकड़ने में नखरे कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि स्वॉर्ड नकली है, अगर उसने ये पकड़ लिया उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसे देखकर विन के मॉम डैड की भी झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए विन एक सेकंड में 343 बार अलग अलग पॉसिबिलिटी देखता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना चूल्हा खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उस तरफ चला जाता है और स्वॉर्ड को बिल्कुल भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे विंग बड़ा हो रहा है उसकी पावर उतनी बढ़ती जा रही है। उसने मान 6 साल की उम्र में जायंट फ्रॉग को मार दिया था, और ये उसके पेरेंट्स ने दूर से देख भी लिया था, जिसे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि विंग धीरे धीरे काफ़ी शक्तिशाली हो रहा है। इसके काम को अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके विंग की पावर कंप्रेस करने के लिए एक एमुलेट बनाया, जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे जैसे विंग बड़ा हो रहा है उस पर एमुलेट का असर कम होता जा रहा है, जिसके चलते विंग की मॉम ने उसके लिए गोल्डन पिल यानी सोने का लड्डू देना शुरू कर दिया, जो कि उसकी पावर को काफ़ी हद तक कम करता था। इसके बाद हम विंग की मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं कि वो लोग सोच रहे होते हैं कि पिछले कुछ सालों में विंग की देखभाल करते करते उनकी हालत धोबे के कुत्ते जैसी हो गई है। जिसकी हम एक इंसिडेंट देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र में विंग का बर्थडे बनाने के लिए वो लोग उसके लिए केक लाए थे, और उसकी कैंडल बुझाने के लिए जब विंग ने उस पर फूंक मारी थी तो पूरे घर में आग लग गई थी। फिर स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त भी विंग की स्पिरिचुअल फोर्स की वजह से बच्चों की जबरदस्त वाट लग गई थी। अब सीन पूरी तरह शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर स्कूल में सभी स्टूडेंट क्लास में प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, और इसके लिए वो अजीब अजीब रास्ते अपना रहे थे। लेकिन अपनी हीरो विन को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सीधा शॉप पे नूडल्स का पैकेट खरीदने जाता है। तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है और स्टूडेंट को बताता है कि उन्हें जो चाहिए फ्री में ले सकता है, बदले में उन्हें बस वोट देना होगा। ये सुनकर बाकी कंप्यूटर को जरा भी अच्छा नहीं लगता।
तभी वहाँ पर सुन आ जाती है, जो अपनी चाम और मीठी मीठी बातों सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी विंग जिसे सिर्फ नूडल चाहिए तो वो सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी बात सुन बाकी स्टूडेंट भी सुन को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, सुन को अपने सेडक्टिव मैजिक से अपने वश में कर लेती है, जिससे वो लोग भी सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये पॉसिबल हुआ था सिर्फ विंग की वजह से, इसलिए सुन विंग को ढूंढने लग जाती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है वो तो कब को यहाँ से चला गया, और उसने आपको इस सोने का लड्डू देने को कहा, जो कि असल में विंग की मॉम ने उसे खाने को दिया था ताकि उसकी पावर कंप्रेस हो जाए। अब ये जानने के बाद विन ने उसे सोने का लड्डू दिया। सुन को लगता है कि विन मुझे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर विन जैसे क्लास में एंटर होते हैं, वो सब स्टूडेंट को देखकर समझ जाते हैं कि सुन ने सभी स्टूडेंट पर सेडक्टिव मैजिक का यूज किया है, इसलिए वो आज क्लास में सेडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाते हैं। आगे वो बताते हैं कि कई सालों पहले सेडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था, और ये मैजिक इतना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक से यूज करके हम सामने वालों को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। गोबू पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर विंग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान इससे अपने आप को कैसे भी बचा लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस क्लास में विंग के अलावा सभी स्टूडेंट को सुन के कंट्रोल में है, और ये सब हम बता सकते हैं क्योंकि उन सब पे सुन का नाम लिखा हुआ है, जो विंग ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से विंग की तरफ देखती है, जो कि पहले से उसकी तरफ देख रहा था, पर उसे देखकर सुन शर्मा जाती है। वहीं विंग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सुन के बॉडीगार्ड को देने के लिए दिया था, शायद वो बॉडीगार्ड ने उसे दिया नहीं, और इसलिए वो सुन से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में वो उसे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक्स भी बोलता है, और वो इस सब इशारों में कहता है। इन सब इशारों से उनको लगता है कि विंग लड्डू के बारे में बात कर रहा है, और ये भी कि लड्डू खाने से उसकी पावर बढ़ जाएगी, इसलिए बिना देरी किए वो लड्डू खा जाती है। जिसे देखकर विंग को चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने से पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशल उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वो सुन खा चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसा होता है कि सुन की पावर का असर कम हो जाता है, जो उसे सेडक्टिव मैजिक स्टूडेंट पर किया था वो भी टूट जाता है, और पावर कम होने की वजह सुन की काफी कमजोर हो जाती है। तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाता है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी, और इसी कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिरने वाली थी। तभी विंग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। सुन की बुरी किस्मत, टीचर विंग को आवाज लगाते हैं, जिससे सुन का विंग सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिससे सुन का चेन काफी खुश हो जाता है। वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने घर जा रहे होते हैं, अभी हम मिस्टर विंग को किसी से फोन पे बात करते हुए देखते हैं। वो सामने वाले को विंग के बारे में बता रहे होते हैं, कैसे उसने यहाँ सुन के सेडक्टिव मैजिक को स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया, और ये भी कि मुझे नहीं लगता कि विंग कोई आम बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वही हम देखते हैं कि मिस्टर विंग ये सब जू को बता रहे होते हैं, जैसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। तभी हम दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुन घर पर आने के बाद विंग के बारे में सोचे जा रही थी, वह मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, उसने जरूर गलती से मुझे लड्डू दिया होगा। विंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण इस तरह विंग को छींकें आने लगती हैं किसी टिपिकल कपल की तरह। फिर एपिसोड 3 की स्टार्टिंग हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है, और उसके लिए चैन अपने घर से बड़ा सा बर्तन लेकर आया होता है ताकि वो उसमें सोने का लड्डू बनाकर सुन को इम्प्रेस कर सके। पर तभी वहाँ पर बड़ी सी कार आती है, बॉडीगार्ड की लाइन लग जाती है, रेड कारपेट बिछ जाता है और कार में सुन बाहर निकलती है, जिसे देखकर चैन उसे आवाज लगाता है, लेकिन सुन उसे इग्नोर करके अपने हीरो विन के पास आती है, और बेचारा चैन शर्मिंदगी से पत्थर की तरह जम जाता है। अब जैसे सुन विन को आवाज लगाती है, तब विन देखता है कि सुन के माथे पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है, और इस सिंबल को मिटाने के लिए वह सीधा सुन को टच करता है। और यह सीन देखकर सुन के बॉडीगार्ड की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता विन ने सिंबल हटाने के लिए सुन को टच किया था। और जैसे सिंबल मिट जाता है, विन चुपचाप वहां से चला जाता है, और हम सुन को देखते हैं कि वह शर्म से लाल पीली हो रही है। उसे लग रहा था कि विन उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधा क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टीचर सभी को सोने का लड्डू बनाने की बेसिक रेसिपी सिखाने वाली है, और सभी को कहती है जैसे जैसे मैं करती हूँ उसे फॉलो करते जाओ, लेकिन वह तेजी से रेसिपी बताकर ख़त्म करती है। स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद वे लोग टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर सोने का लड्डू बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग कुछ ना कुछ अपने घर से लेकर आए थे, जैसे कि सुन एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर आई
थी। विन एक माइक्रोवेव ओवन और गोबू एक स्पेशल कॉपर से बना हुआ बर्तन लेकर आया था, जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चेन को लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उस चेन ने उसमें कुछ ज़्यादा ही इंग्रेडिएंट डाल दिए थे, जैसे देखकर चेन भागते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद टीचर सभी को ब्रेक लेने को कहती है, क्योंकि सोने के लड्डू बनाने में टाइम लगने वाला है। अब जब क्लास में कोई नहीं होता, तभी डॉग असल में जायंट फ्रॉग था। वो गोवन के बर्तन खाने के लिए आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर विन आ जाता है। दरअसल उसे शक हो गया था कि डॉग कुछ न कुछ करने वाला है, लेकिन विन कुछ कर पाता उससे पहले खिड़की से छलांग लगा देता है डॉग। विन उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगा के नीचे के फ्लोर पर आ गया था, लेकिन विन सीधे नीचे चला जाता है। यह सोचकर डॉग काफी खुश होता है, उसने विन को चकमा दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब डॉग पीछे देखता है तब वहां पर विन खड़ा होता है, जिसके बाद विन डॉग को लात मारकर उसे फ्लोर के नीचे फेंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेन को। वो लगातार तेजी से ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, जिसके कारण वहां खड़ी लड़कियों की स्कर्ट हवा में उड़ने लगती है। दरअसल चेन को डर लग रहा, क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ था वो एक पुश्तैनी बर्तन था, और काफी मिन्नतों के बाद उसके डैड ने उसे स्कूल में ले जाने के लिए अलाउ किया था। साथ ही में धमकी दी थी अगर बर्तन को कुछ हुआ तो उसे नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विन गोबू के बर्तन को साफ करके उसे वापस अपनी जगह पर रखने ही वाला था, तभी गोबू उसे देख लेता है और गलत समझ बैठता है कि विन उसके टेस्ट को खराब करना चाहता है, इसलिए वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। इधर दूसरी तरफ भागते भागते चेन का दिमाग खराब हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी के वश में हो। साथ ही वो अजीब अजीब बातें भी सोच रहा था, जैसे कि सुन, मुझे नहीं विन को पसंद करती है। क्लास में प्रेसिडेंट होने के बावजूद मुझे सिंपल सा सोने का लड्डू नहीं बना पाया। उसके बाद वह उसी हालत में विन की तरफ जाता है और उस तरफ विन गोबू को सारी सच्चाई बताता है कि ये सब डॉग का किया करा है। वो तो बस उसे वापस रखने के लिए जा रहा था, लेकिन गोबू उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपना बनाया हुआ पोइजन उसकी तरफ शूट करता है। इस पोइजन से विन तो आसानी से बच जाता है, लेकिन वह पोइजन सीधे पीछे आ रहा चेन के मुंह पर चला जाता है और वह बेहोश हो जाता है। यह देखकर गोबू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन विन खुद को संभालते हुए चेन को अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन गोबू उसे चेन को छूने तक नहीं देता, क्योंकि वह उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद दोनों उसे उठाकर क्लासरूम में लेकर जाने लगते हैं, जहाँ पर गोबू बताता है कि पॉइजन ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हमने चेन की बॉडी से उसे जल्दी नहीं निकाला तो चेन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए गोबू विन को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहता है। आगे गोबू जैसे जैसे कह रहा था, ठीक वैसे वैसे विन इंग्रेडिएंट लेकर एंटीडोट बनाने में लग जाता है। अब वह लोग एंटीडोट बनाकर हिटिंग के लिए गोबू के बर्तन में डाल देते हैं, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को 4 घंटे लगने वाले थे और उनके टीचर 2 घंटे में आने वाली थी। ये सोचकर गोबू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम डॉग को देखते हैं, वो एक बार फिर चुपके से गोबू के बर्तन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टाइम रहते गोबू उसे देख लेता है और अपनी मैजिक से उससे उठाकर फेंकता है। तभी वह लोग देखते हैं कि जिस हिटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था ये 2 मिनट में ही स्टार्ट हो गई। इससे वह दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की स्पिरिचुअल फोर्स है, इसलिए वो उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण वो एंटीडोट 4 घंटे में रेडी होने वाली थी, वो 2 मिनट में रेडी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गोबू ने 2 एंटीडोट बनाए थे, वो लोग एक डॉग के ऊपर यूज करके देख सकें ये काम करती भी है या नहीं। इसके बाद डॉग के ऊपर एंटीडोट लगाते हैं और वो काम भी करती है, इसलिए वो चेन को एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी गोबू को टीचर की आवाज़ सुनाई देती है। वो विन के ऊपर सबको छोड़कर टीचर को रोकने के लिए चला जाता है, ताकि इतने टाइम में विन चेन को छुपा दे। और ऐसा ही होता है, जब टीचर क्लास में आती है चेन नहीं था। आगे टीचर सबसे पहले गोबू के बर्तन देखती हैं, जिसमें एक परफेक्ट कंडीशन में सोने का लड्डू बाहर निकलता है और विन के माइक्रोवेव ओवन में टूटा हुआ लड्डू बाहर निकलता है। यह सब कुछ देखकर गोबू को लगता है कि विन ने अपने बना हुआ लड्डू उसके बर्तन में डाल दिया और चेन का एक्सप्लोड हुआ लड्डू अपने में रख लिया। विन को ऐसा देख गोबू को काफी अच्छा लगता है और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है। लेकिन हम ऑडियंस देख पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो लड्डू विन के माइक्रोवेव ओवन से निकला था उसी ने बनाया था। जो सोने का लड्डू गोबू के बर्तन से निकला था वो उसी ने बनाया था। दरअसल जब विन ने डॉग के पास से बर्तन लिया था तब उसने सोने का लड्डू उसमें से नहीं निकाला था, वो उसी के अंदर था और एंटीडोट बनाने के प्रोसेस में वो बराबर से हिट हो गया था। अगले सीन में हम चेन को देखते हैं कि वो अपने बर्तन को अंदर सोया रहता है। तब उसे होश आता है, तब गोबू उसे बताता है कि विन ने अपने मैजिक से तुम्हारे बर्तन को ठीक कर दिया है। इसे देखकर चेन को भी विन को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। और फिर गाइस
तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फायरवर्क को देखने से होती है, जिसे सुन और विन एंजॉय कर रहे होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। यह चीज जानने के लिए हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां सुन विन को अगले दिन डेट पर चलने के लिए पूछ रही थी, लेकिन विन उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं। दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं और उनको सुन को मारने का ऑर्डर मिला होता है, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। हमारा विन उन दोनों को देख लेता है और अपना मैजिक का यूज करके उन शूटों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे वो सुन को शूट नहीं कर पाते। इस तरफ सुन फ्रस्ट्रेट होकर जोर से विन को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिससे सुन का आसपास के सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बेचारा चिन तो रोने ही लगता है। ठीक उसी वक्त टीचर विन को आवाज लगाती है और अपना नाम सुनकर विन हाँ में जवाब देता है। यह सुनकर सुन को ऐसा लगता है कि विन ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि हम आज सुन को शूट नहीं कर पाए। बॉस अगली बार ट्राई करने को बोलती है। इधर विन टीचर के साथ उनके पीछे जाने लगता है, तो सुन भी उसका पीछा करती है, क्योंकि सुन को लग रहा था कि विन उसको पसंद करता है, इसलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। लेकिन तभी सुन स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी, इसलिए स्टूडेंट उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर विन और सुन के रिलेशन के बारे में पोस्ट करते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किलर के बॉस भी उस पोस्ट को देख लेते हैं। अगले सीन में हम विन को स्कूल के हेडमास्टर जूहो के पास देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे जू विन को पूछता है कि तुम वही 6 साल के बच्चे हो ना, जिसने सालों पहले एक जायंट फ्रॉग को मार गिराया था। जू की बात सुनकर विन हैरान हो जाता है कि जू को कैसे पता कि मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाता जू अपने घुटनों के बल बैठकर विन को मास्टर कहकर पुकारता है। दरअसल वो विन की पावर देखकर उसका फैन हो गया था, मगर विन ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो याददाश्त बुलाने का मैजिक यूज करता है, लेकिन वह उसकी पावर 50% ही रखता है, क्योंकि उसने 100% यूज करी तो जू की मेमोरी लॉस भी हो सकती है, इसलिए वो 50% ही यूज करता है। इसके बाद जब विन शांति से नूडल्स खा रहा था, तभी डॉग वहां पर आकर शूटर के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि उसने शूटर को सुन को टारगेट करते हुए देख लिया था। अब अर्ली मॉर्निंग, अब जब विन अपने घर पर था, तभी सुन वहां पर आकर उसे डेट पर चलने के लिए कहती है, वह भी डरावने अंदाज में। मगर हम जल्दी पता चलता है कि यह सिर्फ विन का सपना था, लेकिन उसका ये सपना सच हो जाता है। सुन अपने बॉडीगार्डों के साथ विन के बाहर इंतजार कर रही थी। वहीं नीचे आकर जब विन ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब वो सोचता है कि उसके मॉम डैड सुन के साथ डेट पर जाने के लिए फोर्स नहीं करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद मॉम और डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को इस तरह वेट नहीं करवाना चाहिए। और जब विन उनकी बात नहीं सुनता, तो वो दोनों विन को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में विन के पास सुन के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसके अलावा वो सुन को शूटर से बचाना भी चाहता था, और इसलिए वो सुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वो दोनों डेट पर जाने के लिए निकलते हैं। आगे हम देखते हैं शूटर उन दोनों पर नजर रखे होता है और सेम टाइम पर उनकी बॉस कहती है, तुम दोनों के पास लास्ट चांस है सुन को खत्म करने का, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरफ सुन विन को एक सुंदर से गार्डन में लेकर आती है, जो कि असल में उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वही उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर भी वहां तक पहुंच गए थे, और उन दोनों ने ऑलरेडी सुन के बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा दिया था। आगे हम देखते हैं जब सुन और विन एंजॉय कर रहे थे, तभी उन शूटर में से एक सुन पे गोली चला देता है, मगर गोली सुन तक पहुंचती उससे पहले ही विन उससे अपने दांतों से पकड़ लेता है। फिर अपनी पावर से गोली को इतनी तेजी से शूटर की तरफ फेंकता है कि शूटर हवा में उड़ जाता है। इस दौरान सुन ने विन की रियल पावर देख ली थी, इसलिए विन उस पर भूलने वाला मैजिक यूज करता है। इसके बाद शूटर कई बार सुन को मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन विन उनकी पावर की वाट लगा देता है। साथ ही वो सुन की याददाश्त मिटाते जा रहा था, ताकि उसे कुछ याद ना रहे। शूटर उससे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद अगले सीन में सुन विल को फेरी व्हील में चलने के लिए कहती है, जिस पर विन मान जाता है, यह सोचकर कि उन्हें शूटर से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन विन जाते ही शूटर उनके पीछे व्हील में चढ़ जाते हैं। ये सब जून ने देख लिया था, और अपने मास्टर को खतरे में देखकर वो तुरंत ही इमोर्टल हीरोज को कॉल करके बुलाने लगता है। इस तरह विन और सुन अपनी बातों में बिजी थे, तभी शूटर वहां पर आकर दोनों को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। ये सब देखकर सुन काफी घबरा जाती है, लेकिन विन शांति से बैठा हुआ था। दरअसल वो सोच रहा था कि शूटर के आने से उसे सुन की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब सुन शूटर को देखकर समझ जाती है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा, इसलिए वो शूटर के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मुझे यहाँ पर मारने आए हो तो मुझे मार डालो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। यह सुन इसलिए कह रही थी क्योंकि सुन की जिद की वजह से विन यहाँ पर आया था और उसकी जान खतरे में आ गई। ये सब देखकर हम ये समझ पाते हैं कि सुन विन को सच्चाई तय कर देती है
और यह सब विन भी महसूस कर पाता है, इसलिए वो गुस्से में खड़ा होता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चमक रही थी, जिससे देखकर शूटर की फटकर चार हो जाती है। तभी विन अपनी मैजिक का कमाल दिखाती हुई उन दोनों को हवा में फेंक देता है और जादू से बनी हुई फिनॉक्स आकर उन दोनों को शूट कर काफी अच्छा मजा चगाती है। और हम देखते हैं कि ये सब जू ने नीचे से देख लिया था। वो विन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर समझ जाता है कि कोई मामूली बॉय नहीं है और उसके पास असीम शक्तियां हैं जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वहीं पर फेरी व्हील में सुन ने विन की रियल पावर देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद विन इस बार उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और उसे प्रॉमिस लेता है कि इसके बारे में वो किसी को नहीं बताएगी। ये सीखे उन दोनों के बीच ही रहेगा, जिस पर सुन मान जाती है और फिर वो दोनों फायरवॉक को एंजॉय करते हैं। और गाइस, ये वही सीन है जिसने हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था और विन फायरवॉक को देखने में बिजी था और सुन मुस्कुराते हुए देखने में बिजी थी विन को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी बॉस को दिखाने से होती है। वही लोग हैं जिन्होंने सुन को ठिकाने लगाने के लिए 2 आदमियों को भेजा था, लेकिन क्योंकि वो लोग मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए इसलिए लेडी बॉस काफी ज्यादा गुस्से में थी, जिसके चलते वो अपने एक आदमी को मार देती है और शेड्यूल किल ऑर्डर इशू कर देती है। ये सुनने के बाद वहाँ बैठा एक आदमी पूछता है, शेडो किल ऑर्डर तो प्राइमरी लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसका यहाँ पर क्या काम। अब ये सुनने के बाद लेडी बॉस की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग शेडो किल ऑर्डर इशू करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक रोबोटिक ड्रोन को देखते हैं जिसके थ्रू लेडी बॉस सुन पर नजर रखी हुई थी और सुन दीवानों की तरह वैन को पीछे से आवाज लगा रही थी, लेकिन वैन ठहरा सख्त लौंडा, वो सुन की तरफ मुड़कर तक नहीं देखता। थोड़ी देर बाद गोबू और चैन उन दोनों के पूछते हैं, कल कुछ तुम्हारे बीच हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी टीचर वहां पर आकर कहता है कि कल सुन और विन पर हमला जिन्होंने किया था वो लोग आज भी एक्टिव हैं और स्कूल पर भी हमला कर सकते हैं। ये सुनकर सुन कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी जू आकर कहता है कि तुम्हें इसलिए कुछ याद नहीं क्योंकि मैंने उन लोगों को सीक्रेटली पकड़ लिया था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वैन ने जू के ऊपर याददाश्त भुलाने वाला स्पेल यूज किया था और बस इतना ही याद रखने के लिए कहा था कि जू लोग सुन को मारने के लिए आए थे, जू ने उन्हें डिफेंड किया। अब प्रेजेंट में जू कहता है कि सुन की सुरक्षा के लिए उन्होंने स्कूल की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है, साथ ही में वह उन लोगों को शेडो ऑर्गेनाइजेशन का शेडो किल ऑर्डर दिखाते हैं। इसके ऊपर जिसका भी नाम लिखा होता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता और इस बार उस पर सुन का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर सुन काफी ज्यादा डर जाती है, मगर जू उसे दिलासा देते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद जू सभी को अपने ऑफिस लेकर जाता है और रास्ते में जाते हुए कहता है कि स्कूल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि उनकी परमिशन के बिना वहाँ पर मक्खी तक नहीं आ सकती। तभी वहाँ पर एक मक्खी आ जाती है जिसे देखकर जू के स्नैपर से मार गिराते हैं। हम देखते हैं कि ये वही रोबोटिक ड्रोन था जिसके थ्रू लेडी बॉस उन पर नजर रखे हुए थी। अब लेडी बॉस ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वह तुरंत शेडो किल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने को कहती है। इसके चलते स्कूल की जमीन फाड़कर हैमरमैन बाहर निकलता है, जो कि काफी आसानी से स्कूल में तैनात गार्डों को ठिकाने लगा रहा था। जैसे कि हम चाय में पड़ी मक्खी को निकालते हैं वैसे ही, और ये सब कुछ कैमरे के जरिए जू और टीचर देख रहे थे, जिसे देखकर टीचर वैन और सभी को कहते हैं कि जब तक जू और मैं यहाँ पर हैं तब तक तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये चारों वहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि वहाँ पर पिकनिक मनाने आए हों। वो लोग ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैटिंग कर रहे थे, तो टीचर उसी ग्रुप में मैसेज करके उन्हें सिचुएशन की गंभीरता को समझाता है। इसके बाद टीचर कॉरिडोर में तैनात रॉयल गार्ड को हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर गार्ड एटीट्यूड में कहता है कि हम इलाइट गार्ड से हैं और कोई हम पर हमला करने की जरूरत भी नहीं करेगा। लेकिन तभी शेडो किल का सेकंड मेंबर गैसमैन उन पर टॉक्सिक गैस से हमला करता है, जिसे देखकर वो लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। तभी कोई गैसमैन पर गोली चलाता है, लेकिन गैसमैन उससे काफी आसानी से बच जाता है। वह गोली इतनी तेजी से दीवार पर लगती है कि दीवार ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि वह गोली बंदूक से गोली नहीं निकली थी, बल्कि वो नॉर्मल सा चौक था जिससे टीचर ने गैसमैन की तरफ फेंका था। दूसरी तरफ हम शेडो किल के लीडर इनविजिबल मैन को देखते हैं। वो इनविजिबल होकर जू के केबिन के ऊपर खड़ा था। इस तरफ वैन नूडल्स के ऊपर चल रहे ऑफर के बारे में पता चलता है, तो वो कुछ नूडल्स के पैकेट ऑर्डर करता है जो कि 15 मिनट में डिलीवर होने वाले थे। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं
वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी नूडल्स के बारे में कैसे सोच सकता है। इधर गैसमैन अपने वेपन से टीचर पर हमले करता है, लेकिन उन टीचर सभी हमलों से आसानी से बच रहे थे। लेकिन जब वो अगली बार टीचर पर हमला करता है तब उसके वेपन बड़े होकर टीचर को घेर लेते हैं, जिस वजह पर वहाँ पर बड़ा धमाका होता है। लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि टीचर ने उसके हमलों को भी अपने स्पिरिचुअल फोर्स से रोक लिया था। तभी टीचर वहां आकर गैसमैन को कहता है कि क्लास अभी बाकी है, जिसे सुनकर गैसमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस तरफ हैमरमैन सभी गार्ड को ठिकाने लगाकर वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक उसके सामने एक डॉग आ जाता है। दोनों एक दूसरे को पहले तो गुस्से से देखते हैं, लेकिन तभी हैमरमैन को डॉग काफी क्यूट लगता है तो वो उसे टच करता है। लेकिन तभी डॉग का मौका मिलते ही उसके हाथ पर काट लेता है, जिसे देखकर हैमरमैन उसे फेंक देता है। और तभी उसे पता चलता है कि डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अपने में ट्रांसफर कर ली है, जिसके कारण वह बुढ़ा होने लगता है। वहीं हैमरमैन की स्पिरिचुअल फोर्स मिलने पर डॉग जायंट फ्रॉग में बदल जाता है और वह हैमरमैन पर हमला करने ही वाला था कि तभी हैमरमैन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुढ़ा होने के कारण उसकी हड्डियां जवाब दे देती हैं। इसके बाद जायंट फ्रॉग उस पर हमला करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर इसी तरह सभी लोगों ने मिलकर शैडो किल मेंबर 2 को हरा दिया था। अब बस इनविजिबल मैन बचा है। तभी विन वहां पर आता है जहां पर इनविजिबल मैन छुपा हुआ था। विन कहता है तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। ये सुनकर इनविजिबल मैन घबरा जाता है, लेकिन जल्दी वो विन को डिलीवरी लेते हुए देखता है और सोचता है कि वेन इसके बारे में बात कर रहा होगा। इस पर वेन जवाब देता है नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था क्योंकि मैं देख सकता हूँ। आगे विन ये भी बताता है कि तुम्हारे शैडो किल के ऑर्डर के मेंबर सभी पकड़े जा चुके हैं और अब बस तुम ही बची हो। और मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि तुम लोगों का मिशन फेल हो गया। अब ये बात सुनकर इनविजिबल मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सारी पावर का यूज करके वैन पर हमला करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इससे वैन को एक खरोच तक नहीं आती। यह देखकर इनविजिबल मैन हैरान रह जाता है, किसी की इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल फोर्स कैसे हो सकती है। इसके बाद जू वहां पर आता है और वेन उस पर याददाश्त बुलाने का स्पेल यूज करता है और कहता है कि सारे विलन को मैंने नहीं तुमने हराया है। इसके बाद सुन और चेन और गोबू वहां पर आते हैं। जू उन्हें बताता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वेन उनके हाथों जख्मी हो गया, और जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि वो नाटक कर रहा है। अब इसके कुछ टाइम बाद न्यूज पर बताया जाता है कि जू ने अकेले ही शैडो किल ऑर्डर के सारे मेंबर को ठिकाने लगा दिया। और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में विन को बेड पर दिखाने से होती है। दरअसल पिछले पार्ट में उसने जख्मी होने का नाटक किया था, जिसके कारण उसके सभी दोस्तों को लगता है कि वो सच में बीमार है। इसलिए सुन घर पर ही बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है। तभी विन को मॉम उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है अब काफी टाइम हो चुका है तुम्हें बीमार होने का नाटक करते हुए, 10 दिन हो गए हैं, अब तुम्हें अपना नाटक बंद कर देना चाहिए। इस पर विन कुछ नहीं बोलता। इसके बाद थोड़ी देर बाद विन के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे मिलने आए हैं, जिसे सुनकर विन वापस अपने बेड पर सो जाता है। गोबू विन को अपने पेट को वर्ष को मिलवाता है, जो कि विन की नकल कर रहा था, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। इसके बाद विन की मॉम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है और उन्हें देखकर सुन सोचती है कि यही टाइम है विन की मॉम को इम्प्रेस करने का। इसलिए वो अपने अमीर होने का फायदा उठाकर विन की मॉम को ढेर सारे गिफ्ट देती है। साथ ही में वो विन के लिए स्पेशल इंजेक्शन लेकर आई थी, जिसे देखकर विन के तोते उड़ जाते हैं। अब ये सब देखकर गोबू और चेन समझ जाते हैं कि सुन ये सब विन की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए कर रही है। इसके बाद सुन विन को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। इस दौरान वो काफ़ी इमोशनल बातें कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें जख्मी देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अब तुम इस टॉनिक इंजेक्शन से लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मगर हम विन के चेहरे को साफ साफ देखकर समझ पाते हैं कि वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। तभी चेन विन को एक ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि ये तुम्हें टीचर ने देने के लिए कहा था। दरअसल ये ब्रेसलेट से एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करवाई जाती है, जिससे स्कूल को पता चलता है कि किस स्टूडेंट की स्पिरिचुअल पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर सुन चेन पर गुस्सा करती है और कहती है विन की तबीयत अच्छी नहीं है, वो अभी टेस्ट नहीं दे सकता। उसका गुस्सा देखकर गोबू चेन की फट जाती है और वो सुन को इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है, लेकिन विन इंजेक्शन नहीं लेना चाहता। इसलिए वो साइड में जाकर चेन से वो ब्रेसलेट ले लेता है और सबको बताता है कि वह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है।
इसके बाद सब लोग एक एक करके स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेन वो अपनी पावर से आग का गोला बनाता है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जिसमें एक अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1902 आता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट्स पे हंसने लगते हैं, मानो स्कोर उनके लिए काफी कम हो। इसके बाद उनका लीडर और क्लास का प्रेसिडेंट, उसकी बारी आती है। वो टेस्ट करता है। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से आंख का जलता हुआ गोला बनाता है, काफी तेज। उसका कलर ब्लू आता है, जिसके कारण उसका स्कोर 4379 आता है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है, इसलिए उसकी पोजीशन फर्स्ट आती है। द चेन के बाद गोबू अपने पावर ट्राई करता है और उसका स्कोर ओनली 11,079 है। यह देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। अब गोबू को देखकर सुन टेस्ट देने से मना करती है। गोबू और चेन रूप बदलकर उसे कहते हैं कि तुम एक रिच फैमिली से हो और इंटर टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर किया था। हमें पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा करोगी। जिसे सुनकर सुन टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है और उसका स्कोर 4050 आता है। इसके कारण उसे पूरे स्कूल में सेकंड पोजीशन मिलती है और इसे चीज को टैंक भी नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद आती है हमारे विन की बारी। सुन उसे इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर वह ठीक नहीं है तो इंजेक्शन लगा सकता है, मगर विन मना कर देता है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे विन ब्रेसलेट पहनता है और सोचता है कि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल पावर यूज करूंगा ताकि मेरा स्कोर ज्यादा ना आए, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वह काफी बड़ा स्पेयर बनाता है, जिसके बाकियों की हालत खराब हो रही थी। इसलिए विन उसे स्पेयर को आउटर स्पेस में भेज देता है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर मेजर न कर पाए। इसके बाद जब स्कूल बोर्ड अपडेट होता है तब विन का स्कोर 0 के साथ फर्स्ट पोजीशन पे था। ये देखकर टैंक के साथ ही दंग रह जाते हैं कि कोई 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन पर कैसे आ सकता है। इसीलिए टैंक अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहता है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। इधर विन को फर्स्ट पोजीशन में देखकर चेन कहता है कि अपनी पावर को हमारे साथ मत छुपाओ, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है। जिससे विन डर जाता है, मगर जल्दी हमें पता चलता है कि विन मजाक कर रहा था। तभी सुन विन को सस्पिशियस तरीके से देखती है। दरअसल उसे शक हो गया था कि विन उन सभी से कुछ छुपा रहा है। इसके बाद जब सब लोग घर जा रहे थे तभी गोबू कहता है कि मेरा स्कोर काफी कम आया, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए, और उसकी बातें विन भी सुन लेता है। इसके बाद विन देर रात होने पर गोबू के घर आता है ताकि वो गोबू के जरिए सिस्टम को हैक करके अपना नाम लिस्ट में से हटवा सके, और उसकी बातें मानते हुए गोबू भी उस सिस्टम को हैक करने में लग जाता है। दूसरी तरफ टैंक भी अपने असिस्टेंट के हाथों सिस्टम हैक करवा लेता है विन के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसके हाथों कुछ भी नहीं लगता। इधर गोबू सिस्टम के अंदर आ गया था और उसका पता टैंक को भी चल जाता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। साथ ही गोबू ने टैंक को पहचान लिया था कि ये वही बच्चा है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ एरोगेंट तरीके से बात करता है। इसलिए गोबू उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देता है, लेकिन वह विन का स्कोर चेंज नहीं कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने के डर से वो तुरंत सिस्टम से बाहर आ जाता है। यहाँ पर विन को यह जानकर काफी दुख होता है कि गोबू ने उसका स्कोर चेंज नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ टैंक के फ्रेंड ने उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका नाम चेंज हो गया था। दरअसल उनका कहना था कि 2 स्टूडेंट जिन्हें हम जानते तक नहीं है, उन्होंने टैंक को पीछे छोड़ दिया। तभी टैंक के असिस्टेंट सामने आकर कहती है कि नेक्स्ट मंथ स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, हम दोनों उन्हें वहां पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर सजा देंगे। इधर टैंक भी वही सोच रहा था। तो इस एपिसोड में हमें 2 टीचरों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मिसेस पाल नेशनल कंपटीशन की रिजल्ट को देखकर हैरान थी क्योंकि उसमें विन फर्स्ट स्टेशन जिस जगह होने वाला है उसकी रिपोर्टिंग कर रही थी, जहां पर हम क्लास 59 की स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें टैंक भी शामिल था। वो रिपोर्टर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपनी पावर का बेहतरीन यूज करता है। तभी रिपोर्टर उसका रिजल्ट नेशनल स्क्रीन पर प्ले करती है, जिसे देखकर टैंक खुद को ही चोट पहुंचा बैठता है क्योंकि पिछले एपिसोड में गोबू ने उसका नाम चेंज करके फनी सा रख दिया था। आगे रिपोर्टर टैंक का इंटरव्यू लेती है, जिसमें टैंक क्लास 59 की काफ़ी तारीफ करता है। वो लोग कंपटीशन को जीतने के लिए 1 महीने से कड़ी मेहनत कर रहे थे। साथ ही वो क्लास 60 की काफ़ी बुराई भी करता है, जिसे विन और गोबू टीवी पर देख रहे थे।
अभी रिपोर्टर कहती है क्लास 60 की स्टूडेंट जिसका नाम विन है वो टॉप पोजीशन पर आया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जिसे सुनते टैंक गुस्से से लाल पीला हो जाता है और उसका ये रूप देखकर रिपोर्टर अपनी बात बदल देती है और टैंक भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इस तरह डिसाइड करते हैं, लेकिन मिसेस पाल कहना था कि सुन के अलावा ग्रुप में कोई इतना खास नहीं है। तभी जो मिसेस पाल रोमांटिक अंदाज में कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उन्हें कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार कर लोगे, क्योंकि वो लोग कंपटीशन में डॉग को नहीं भेज सकते। इस पर जो कहता है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एनिमल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि सालों पहले एक फॉक्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो जीता भी था। लेकिन फिर भी जू मिसेस पाल के लिए डॉग को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म करने का स्पेल यूज करता है, जिससे वो ह्यूमन में बदल जाता है। लेकिन उसका मुंह अभी भी डॉग की तरह ही था, इसके कारण वो किसी डेमन से कम नहीं लग रहा था, इसलिए उसे वापस बदल देते हैं। अगले जू कहता है कि अगर डॉग ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5000 तो आएगा ही। साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर इस बार हम कंपटीशन में जीत गए तो हम तुम्हें कैसे आज़ाद कर देंगे। जिसे सुनकर डॉग की आंखें चमकने लगती हैं और जब वो पावर टेस्ट करता है तो उसका स्कोर सर्च में 5000 आता है। इस तरफ क्लास 15 के कुछ स्टूडेंट टैंक का मजाक उड़ने के बाद टीचर सुन, विन, गोवू, चेन और डॉग को वीचैट ग्रुप में ऐड करते हैं और बताते हैं कि तुम पांचों को स्कूल की तरफ से नेशनल स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए चुना गया है। साथ ही में ये भी अगले 3 दिनों में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड तुम्हें दिखानी होगी। जिसे सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और जब ये बात चेन अपने डैड को बताता है तब उसके डैड अपने खानदानी स्वॉर्ड देते हैं, जिसे लेते वक्त चेन काफ़ी इमोशनल होता है और लिटिल रोने लगता है, मानो उसे कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद एक एक करके सभी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं। वहीं सुन की स्वॉर्ड देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये तक कि टीचर भी, क्योंकि वो काफ़ी रेयर होती है। तभी टीचर विन को और डॉग को स्वॉर्ड दिखाने को कहते हैं, जिस पर गोव कहता है कि डॉग के पास कैसे स्वॉर्ड हो सकती है। जिसे सुनकर डॉग भी अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। इतना ही नहीं, वो ग्रुप में सब लोगों से चैट भी कर रहा था। अब सब लोगों ने अपनी स्वॉर्ड दिखा दी थी, अब बचा सिर्फ विन। सब लोग उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर वे लोग यह तक भी कहते हैं कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी कि नहीं, लेकिन विन सबसे कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था। वहीं उसका खाना खत्म हो जाने के बाद वो ग्रुप में बस यस लिखता है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हम टैंक के सीनियर से बात करते हुए देखते हैं। सीनियर पूछती है कि कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है। इस पर टैंक जवाब देते हुए कहता है कि काफ़ी अच्छी। फिर सीनियर लिस्ट दिखाते हैं जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे, जबकि 5 मेंबर होने चाहिए थे। इस पर टैंक कहता है कि 5वां मेंबर को बंदा है जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। इस पर सीनियर सुनकर घबरा जाती है और कहती है, उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो टैंक कहता है कि इस साल में हमें किसी भी कीमत पर क्लास 60 से हारना नहीं है। जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही में वो टैंक को कंपटीशन का फुल कंट्रोल देते हैं। वहीं जाते जाते टैंक कहता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उस पर सीनियर कहता है कि उसे आदमी के हमारी टीम में होने से हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले सीन में हम टैंक के असिस्टेंट को एक गली के पास देखते हैं। वो वफिंग को कंपटीशन के बारे में बताने आई थी। गाइस, ये वही आदमी होता है जिसके बारे में टैंक अपने सीनियर से बात कर रहा था। हमें देखते हैं वफिंग स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही कई लोगों को मार गिराता है और इसी कारण टैंक ने उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है ताकि विन को सबक सिखा सके। आगे वफिंग पूछता है कि क्या काउंसिल को पता है कि मैं टीम में आने वाला हूँ। इस पर टैंक की उसने हाँ में जवाब देती है और फिर वफिंग भी स्वॉर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के रिकैप को दिखाने से होती है कि कैसे टीचर ने खुद ही विन को और उसकी टीम को स्वॉर्ड कंपटीशन में भेजने का डिसाइड किया था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि विन कंपटीशन में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अगर गलती से उसने कंपटीशन में अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो दुनिया में चारों तरफ से तबाही आ सकती है। मगर अपने दोस्तों और टीचर की सीरियसनेस देखकर विन कंपटीशन में जाने को रेडी हो जाता है। वो मॉम डैड से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तभी हमें टीवी पर चल रही न्यूज़ से पता चलता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल बोर्ड और स्पिरिचुअल फिगर को एक साथ लाने की वजह से हुआ था।
तभी बिल्डिंग के बाहर शैडो ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर आती है और वह पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की सुनते हैं और वह उसकी पिटाई कर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर इमोर्टल हीरोज आते हैं, जिसमें जू भी शामिल था। वहीं पर जू को देखकर रिपोर्टर से घटना के बारे में पूछती है, जिस पर जू कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब शैडो ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह का कोई कारनामा किया हो। साथ ही वो लाइव टीवी पर शैडो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को चैलेंज करता है कि वो उसे रोक के रहेगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर लेडी बॉस ये सब कुछ टीवी पर देख रही थी और उसे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्से में टीवी तोड़ देती है। इस तरफ वेन अपनी मॉम डैड से अपने स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं कि मानो उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। तो वेन खुद ही अपनी स्वॉर्ड ढूंढने लग जाता है। तो वो स्टोर रूम में जाके एक बॉक्स ओपन करता है, जिसमें काफ़ी लाइट तेज बाहर निकल रही थी। ठीक उसी समय टीचर विन को मैसेज करके बताते हैं कि वे लोग क्लास 59 से मिलने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए। खैर फिर हम देखते हैं कि बॉक्स में से एक बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर विन उसे तुरंत बॉक्स के अंदर बंद कर देता है, लेकिन उसके कारण विन की गर्दन पर लगे शील्ड में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसमें हमें समझ पाते हैं कि वह उसे बच्चों को छुपाने के लिए अपनी पावर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहा है और इसके कारण शील्ड धीरे धीरे कम करना बंद कर रही है। अब अगले दिन विन की स्वॉर्ड देखकर गोबू और चैन उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये किसी बच्चे की स्वॉर्ड लग रही है। वहीं चैन भी मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसकी स्वॉर्ड के सामने विन की स्वॉर्ड तो कुछ भी नहीं, पर सुन विन की स्वॉर्ड को क्यूट कहती है, जिसे सुनकर चैन काफ़ी बड़ा धक्का लगता है और वह अपने स्वॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद यहाँ पर टीचर आते हैं और उनमें से एक टीचर विन से पूछते हैं कि कंपटीशन में उन्हें कम से कम 5-6 दिन लगने वाले हैं, तो वो अपना सामान साथ लेकर क्यों नहीं आए। जिसका जवाब विन मन ही मन देता है कि वो क्लास 59 के पास पहुंचते ही बीमार होने का नाटक करेगा, जिसके कारण उसे कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और वहाँ इस तरह से अपनी पावर से दुनिया को ख़त्म होने से बचा लेगा। इसके बाद बस आ जाती है और सभी लोग क्लास 59 की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हम स्कूल बस में विन को देखते हैं। उसकी बॉडी में से वही बच्चा बार बार बाहर आ रहा था जिसमें हमें पहले देखा था, लेकिन विन उसे बार बार वापस अपनी बॉडी में डाल रहा था। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है वह बच्चे को, जो कि असल में उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट है, उसे एक ही शर्त पे अपने साथ बाहर लेकर जाने के लिए माना था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, जिस पर बच्चा एग्री भी हुआ था। अच्छा दोस्तों, आगे हम इस बच्चे को ना कहकर स्पिरिट कहकर पुकारेंगे ताकि एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो वो लोग क्लास 60 के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर सीनियर एक्स उनका और उनकी टीम का वेलकम करती है। आगे हम सीनियर एक्स और उस मिसेस पाल के बीच दुश्मनी देखते हैं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिसेस पाल और सीनियर एक्स कभी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में किसी कारण से दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। आगे सीनियर एक्स और सुन के पास जाकर क्लास 59 की बुराई करते हैं और कहती है कि सुन के पेरेंट्स स्कूल को काफ़ी अच्छी फंडिंग दे रहे होंगे, जिसे सुनकर मिसेस पाल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ही स्टूडेंट के पास जाकर कहती है कि मैंने कई बार इसे टेलीविज़न पर देखा है, जो कि मशहूर है सुन जूनियर की रैगिंग करने में, एग्ज़ाम में चीटिंग करने में। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की ये बातें किसी हथियार की तरह चुभ रही थी। आगे सीनियर एक्स विन पर अपने मैजिक का यूज़ करती है। दरअसल विन की स्पिरिचुअल फोर्स मेजर करना चाह रही थी, तो विन उस अपॉर्चुनिटी को समझकर स्टमक पेन की नाटक करता है, लेकिन तभी सीनियर एक्स इसकी मैजिक की वजह से विन को मिल सी टूट जाती है। उसके कारण उसकी बॉडी में से काफ़ी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। यह देखकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं और तो और लेडी बॉस भी उनकी एनर्जी को देखकर हैरान हो जाती है। आगे एक आदमी जू को ये इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे सुनने के बाद जू अपने कुछ सोल्जर के साथ एक बिल्डिंग में आता है। वहाँ पर उन्होंने किसी लड़की को पकड़ के रखा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस है। जू उसके करीब जाता है, लेकिन तभी वो लड़की क्रीपी से स्मेल देती है और उसी वक्त वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि ये सब लेडी बॉस की इमेजिनेशन थी,
जो स्कूल बस को फॉलो कर रहे थे। दरअसल ये दोस्तों लेडी बॉस अपने ही जैसे दिखने वाली एक लड़की को पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, जिसमें बॉम्ब फिट किया गया था ताकि जू उसे देखने के लिए आए तो वहां पर एक ब्लास्ट होगा जिसमें जू मारा जाएगा। वह ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उसने सुन पर जितने भी अटैक करवाए थे, यहाँ तक कि उन सभी को जू ने ही रोका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू ने नहीं, विन ने रोकी थी। अभी लेडी बॉस को कॉल आता है कि जू को मारने का प्लान उनका फेल हो गया। दरअसल जू को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने फुर्ती दिखाकर बम डिफ्यूज कर दिया था। इस पर लेडी बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान रेडी है। दूसरी तरफ हमें विन के मॉम डैड दिखाए जाते हैं। उन्हें इस बात का कोई खबर नहीं थी कि विन की सील टूट चुकी है। वे लोग मस्त होकर टीवी देख रहे थे। इधर जब विन की पावर शांत होती है तब इस पे उसे बताती है कि मैं यही बात बताने के लिए तो बार आ रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद सुन विन के पास आकर उसे संभालती है और सीनियर एक्स को कुछ करने के लिए कहती है। वहीं सीनियर एक्स को लगता है कि यह सब कुछ बफिंग का काम है। तभी हम बफिंग को टेरेस पर देखते हैं। वो दूर से सब कुछ देख रहा था और वहां से चला जाता है। दोस्तों तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विंग दिखाया जाता है जिसे क्लास 59 के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी सील टूटने के कारण वो बेहोश हो गया था। वहीं विंग की ऐसी हालत देखकर सुन उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन टैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम नर्सरी स्कूल में एक साथ थे। मगर सुन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस विंग की फिक्र थी। तो वो टैंक को रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन टैंक अपनी ही बातों में डूबा हुआ था, जिसे देखकर सुन उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो रास्ते से हट ही नहीं रहा था। लेकिन तभी टैंक की असिस्टेंट ईशा बीच में आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी चैन सुन की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन टैंक के बाकियों के दोस्त उसे भी रोक लेते हैं। इसके बाद टैंक कहता है कि वेंग यहाँ पर सुरक्षित है, मगर तभी वेंग पर कोई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जलने लगता है। और इसे देखकर सीनियर एक्स तुरंत फुर्ती दिखाते हुए वेंग को पट्टियों से बांध देती है। अब वेंग पर अटैक हुए देख सुन अपने आप को संभाल नहीं पाती और ऊपर से उसे लग रहा था कि ये सब टैंक का किया कराया है, इसलिए वो गुस्से में टैंक पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से अटैक करती है। लेकिन टाइम रहते टीचर बीच में आकर दोनों को शांत करके कहती है स्वॉर्ड का इस्तेमाल केवल कंपटीशन में करना है। सुन का गुस्सा शांत होने के बाद हमें पता चलता है कि वेंग पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वुफिंग था। वहीं हॉस्पिटल में जब डॉक्टर वेंग की पट्टियां खोलती हैं तो वहां पर कोई नहीं था। दरअसल उसने पहले ही अपने आप को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था। अब क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करी थी, इसलिए उसकी सील और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने डैड को कॉल करता है, जो उस वक्त टॉयलेट में बैठकर वीडियो देख रहे थे। वेंग उन्हें सब कुछ बता देता है कि पावर का यूज करने पर उसकी सील टूट रही है, जिसे देखकर वेंग के डैड तुरंत एक न्यू सील लेकर क्लास 15 की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल वेंग का प्लान होता है कि वो कंपटीशन से पहले न्यू सील लगा लेगा, जिसके कारण कंपटीशन के दौरान उसकी पावर ओवरलोड नहीं होगी और दुनिया खत्म होने से बच जाएगी। दूसरी तरफ सीनियर एक्स क्लास 60 को अपनी ट्रेनिंग सेंटर दिखाती है, जो किसी हॉलीवुड मूवी का सेट लग रहा था। ट्रेनिंग सेंटर देखने गोबू और सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा था। इसके बाद सीनियर एक्स सभी को कंपटीशन के रूल समझाने लगती है कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड होंगे, मेटल, वुड, वाटर, एयर और अर्थ। जहां पर कोई भी टीम अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगी वही टीम विजेता कहलाएगी। आगे सीनियर एक्स ये भी बताती है कि कंपटीशन की लोकेशन पहले क्लास 60 का कैंपस था, लेकिन क्योंकि वहां पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के हमले हुए, इसलिए मैनेजमेंट ने लोकेशन चेंज करते हुए क्लास 59 के कैंपस को चुना है, जो कि काफी बड़ा होता है और क्लास 60 की टीम के लिए अनजान भी थी। इधर वेंग कैंपस में रास्ता भूल गया था क्योंकि वो था इतना बड़ा। इस तरफ टैंक क्लास 60 को कहता है कि तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काबिल नहीं हो क्योंकि तुम लोग सिर्फ 4 ही हो, जिस पर गोबू टोंट मारते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी मैथ वीक है क्योंकि तुम लोग भी 4 ही हो। तभी टैंक की टीम का 5th मेंबर बफिंग पानी के जरिए खतरनाक एंट्री लेता है, जिसे देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोबू कहता है कि सावधान, उसकी पावर काफी हाई है। जस्ट इधर वफिंग अपने आप को टेलीपोर्ट करके सुन के पीछे आ जाता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे फ्लावर देता है, लेकिन सुन वह गुलाब लेने से मना कर देती है
और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे क्या मिलेगा गुलाब लेकर। तब बुफिन कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा, साथ ही सीना एक्स और टैंक का प्लान भी तुम्हें बता दूंगा। लेकिन फिर भी सुन उसे मना करती है। इसके बावजूद भी बफिंग उससे बात करने की कोशिश करता है। यह देखकर चैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बफिंग काफी स्ट्रांग था। वो एक ही झटके में चैन को उठाकर दूर फेंक देता है, मगर चैन कहाँ पर मारने वाला था। वो एक बार फिर से बफिंग पर अटैक करता है। बफिंग उसकी काफी तगड़ी पिटाई कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी चैन जख्मी हालत में भी खड़ा होकर, क्योंकि उसके डैड ने एक बार उसे कहा था कि उसकी फैमिली के लोग किसी भी हालत में हार नहीं मानते, इसलिए वो आग बुलबुला होकर बफिंग पर अटैक करता है। लेकिन बफिंग काफी आसानी से उसके अटैक को बचकर अपने नेगेटिव एनर्जी से उसका एक हाथ पिघलाकर उसे दूर फेंक देता है। तभी एंट्री होती है अपनी सीरीज के हीरो की। वो चेन को संभालता है, बल्कि उसका हाथ भी वापस लाता है, जिसे देखकर टीचर के साथ बफिंग भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे विन की स्पिरिचुअल फोर्स महसूस नहीं हो रही थी। दरअसल गाइस, बफिंग की नेगेटिव एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स के काफी ज्यादा थी, इसलिए जब भी वह किसी स्पिरिचुअल फोर्स के कांटेक्ट में आता है, वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। अब सीन डॉग की तरफ शिफ्ट होता है। वो मन ही मन कह रहा था कि अगर विन की सील टूट गई तो उसकी नेगेटिव एनर्जी से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद बफिंग अपनी नेगेटिव एनर्जी से विन पर अटैक करता है, लेकिन इससे विन को कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी बफिंग की एनर्जी से काफी ज्यादा होती है। और फिर विन सुन को वही गुलाब देता है जिसे बफिंग देने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर बफिंग दंग रह जाता है कि वेन ने उसकी पॉकेट से गुलाब कब निकाला। आगे सीना एक्स कहती है कि अब जब सब आ गए हैं तो हमें कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसी वक्त हम छत पर एक लड़के को उल्टी लटके देख पाते हैं, जो कि इन सब की बातें सुन रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम जू को देख पाते हैं। वो काफी गहराई से कुछ सोच रहा था, जिसके तुरंत बाद वो कहीं जाने के लिए निकल जाता है। इस तरह हम उसी लड़की को जो उल्टी लटकी हुई थी, वैन पर नजर रखे हुए थी, देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि वह शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लेडी बॉस है, जो यहाँ पर वैन पर मारने के लिए आई है। तभी वहाँ पर बफिंग आ जाता है। उसे देखकर लेडी बॉस कहती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ, लेकिन बफिंग उसे पहचान जाता है कि वो स्टूडेंट तो नहीं है। साथ ही में वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन लेडी बॉस ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि मैं किसी जवान लड़के के साथ रिलेशन नहीं में आना चाहती। अब यह सुनकर बफिंग को काफी गुस्सा आता है और वह उससे गुस्से में बूढ़ी औरत कह के पुकारता है, जिसके बाद क्या लेडी बॉस गुस्से में बफिंग को ऐसा पंच मारती है कि वह काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लेडी बॉस कहती है कि तुम आखिरी इंसान हो जिसने मुझे बूढ़ी औरत कहकर पुकारा है। बफिंग को पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला था जो उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता हो, इसलिए वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को बड़े से गोले में ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर लेडी बॉस के डरना चाहिए था। वो लेकिन शांत खड़ी थी और फिर अगले ही पल वो अपनी 2 उंगलियों से बफिंग की एनर्जी को चकना शुरू कर देती है। देखकर बफिंग के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले विंग और फिर लेडी बॉस दोनों ही अच्छा मजाक चखाते हैं। दूसरी तरफ हमें विंग दिखाया जाता है, जो मस्त होकर अपने नूडल्स का पैकेट लेकर जा रहा था। तभी उसकी नज़र लेडी बॉस पर पड़ती है, जो बफिंग को रस्सी से बांध रही थी। इसके बाद सीन कट हो जाता है और जो नूडल्स का पैकेट विंग के हाथ में था, वो नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लेडी बॉस, जिसने पिछले एपिसोड में वेंग और बुफिंग को पकड़ लिया था, वो उन्हें स्कूल की छत पर लेकर आती है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों को टॉर्चर करने में लेडी बॉस का साथ देता है। उसके बाद लेडी बॉस वेंग को लात मारते हुए काफी परेशान करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सुन उसकी काफी फिक्र करती है, जिसके कारण विन को काफी गुस्सा आता है और उसके पावर की वजह से आसपास का वातावरण बिगड़ने लगता है। तभी लेडी बॉस के बार बार मारने के कारण इस पर जग जाता है। वहीं सिचुएशन देखकर वो समझ जाता है कि वेंग काफी गुस्से में है और अगर उसे जल्दी शांत नहीं किया जाएगा तो उसकी सील टूट जाएगी, जिसके चलते दुनिया का विनाश भी हो सकता है। इसीलिए वेंग को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वेंग गुस्से के चलते उसे इग्नोर कर रहा था। तभी इस पर ड्राई नूडल्स का नाम लेता है, जो कि वेंग को काफी ज्यादा पसंद होते हैं, जिसका नाम सुनते ही वो शांत हो जाता है और उसके शांत होते आसपास का वातावरण भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लेडी बॉस के कहने पर ओल्ड मैन बुफिंग के कुछ बाल काट कर उसे देता है। दूसरी तरफ हम टीचर और सभी स्टूडेंट की मीटिंग देखते हैं। वे लोग स्वाट कंपटीशन बारे में बात कर रहे थे। तभी बुफिंग आकर सबको बता देता है काफी बुरा हुआ, क्योंकि किसी ने वेंग को किडनैप कर लिया था।
जस्ट सीन कट होता है और हम बुफिंग और वेंग को बंधा हुआ देख पाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि लेडी बॉस ने बुफिंग के बालों का यूज करके अपना रूप उसकी तरह बना लिया ताकि मौका मिलते ही वो सुन को मार सके। यही बात ओल्ड मैन बुफिंग को बताता है और कहता है कि लेडी बॉस का काम होते ही वो तुम्हें छोड़ देगी। तभी बुफिंग ओल्ड मैन से मस्का लगाता है और कहता है कि मैं हमेशा शेडो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता था और अगर अभी मुझे गैंग में शामिल करते हो तो मैं आपको काफ़ी काम आऊँगा। लेकिन ओल्ड मैन चालाक था, वो सन की ट्रिक समझ जाता है और मना कर देता है, जिस पर बुफिंग कहता है कि लेडी बॉस ने आपको यहाँ छोड़ा है तो आप जरूर कोई योद्धा होंगे। जिसे सुनकर ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, मैं योद्धा नहीं हूँ बल्कि एक उनका ड्राइवर हूँ। अब यह जानकर ओल्ड मैन मामूली सा इंसान समझता है। बुफिंग उसे जलील करने की लगता है और कहता है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन के पास तो योद्धा भी नहीं बची, तो वो ड्राइवर को मिशन में शामिल कर रहे हैं। जिसे सुनते ओल्ड मैन की पावर एक नमूना बुफिंग को दिखाता है, जिसके कारण बिल्डिंग के सारे विंडोज टूट जाती हैं और यह देखकर बुफिंग की फटकार 4 हो जाती है। वहीं स्पीड ओल्ड मैन की पावर देखकर वेंग को कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल फोर्स काफ़ी जानदार है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता। इस तरह बुफिंग सभी को लेडी बॉस का डिस्क्रिप्शन बताता है, जिसे सुनकर कंफर्म करता है कि वो शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लेडी बॉस है जिसने वेंग को किडनैप किया है। ये सब सुनने के बाद टेंग ईशा को वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट करके उसका पता लगाने के लिए कहता है, जो कि जल्द ही अपनी कैमरेज और पावर्स की मदद से उसे छत पर डिटेक्ट कर लेती है। अभी हम सुन के बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो समझ चुका था कि वेंग को मुसीबत में देखकर सुन जरूर से बचाने के लिए जाएगी, इसलिए वो अपने आदमियों को जरिए सुन को पट्टी पे बांधकर वहां से लेकर जाने लगता है और सभी को कहता है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी सुन को बचाना है, इसलिए आप लोग बुरा मत मानना। मगर तभी ट्विस्ट आता है। सुन अपने बॉडीगार्ड्स को ढेर करके वापस मीटिंग रूम में आती है और कहती है कि वेंग मेरा स्पेशल फ्रेंड है, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती और हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसे बचाएं। जिसे सुनकर सीनियर बॉडीगार्ड इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो सुन के साथ बचपन से था और यह जानकर काफ़ी खुश होता है कि अब वो अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद सुन अपने बॉडीगार्ड और चेन और गोबू के साथ विन को बचाने के लिए जाती है और उनके जाने के बाद सीनियर एक्स टेंग और उसके ग्रुप को सुन और उसके ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए कहती है कि वे लोग रियल बैटल में किस तरह से लड़ते हैं और ये भी की जरूरत ना हो तो लड़ाई में ना पड़े। इस तरफ ओल्ड मैन गाने सुनते मस्त होकर नाच रहा था। तब बुफिंग वेंग को कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी रियल पावर को छुपा रहे हो, लेकिन उसे बाहर आने दो जिससे हम वहां से निकल पाएंगे। मगर वेंग कहाँ उसकी सुन रहा था, वो तो रिलैक्स होकर सोने बिजी था। यह देखकर बुफिंग हैरान हो जाता है कि वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में कैसे सो सकता है। तभी वहां पर सुन और उसके बॉडीगार्ड आते हैं और ओल्ड मैन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओल्ड मैन किसी से कम नहीं होता। वो अपने एक ही अटैक से सुन के सारे बॉडीगार्ड को ढेर कर देता है। इसके बाद ओल्ड मैन अपनी पावर से जायंट येलो कलर का एक सर्कल बनाता है, जिसमें से भारी मात्रा में सेना बाहर निकल रही थी। ये देखकर टीजे के साथ सुन के बॉडीगार्ड भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन तभी सुन बीच में आकर अपने स्वार्ड से ब्लू एनर्जी से ओल्ड मैन की येलो एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर दूसरी तरफ विन के डैड स्कूल के बाहर आ गए थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। तो तभी वहाँ लोग स्कूल के अंदर से धमाके की आवाज़ सुनते हैं। अगले सीन में हम ओल्ड मैन के फ्लैशबैक में उसे लेडी बॉस को देखते हैं और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ओल्ड मैन भले ही लेडी बॉस का ड्राइवर हो, लेकिन वो दोनों काफ़ी करीब हैं। इस तरफ ईशा टेंग को कहती है कि बुफिंग काफ़ी बदला बदला लग रहा है, उससे सावधान रहना। इधर ओल्ड मैन और सुन की लड़ाई चल रही थी, जिसमें सुन ओल्ड मैन में सीने में सामने टिक नहीं पाती और जब ओल्ड मैन उसे मारने ही वाला था कि तभी जू बीच में आकर उसे बचा लेता है। जिसे देखकर ओल्ड मैन कहता है कि मैं कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जवाब में जू से सिलेंडर होने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा थोड़ी होने वाला था। इसके बाद जू और ओल्ड मैन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ नकली बुफिंग सुन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सुन का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है, क्योंकि बचपन से वो सुन को मुसीबत से बचाता आ रहा है। इस तरफ ओल्ड मैन और जू की फाइट चल रही होती है। तभी मोटा हीरो हेलीकॉप्टर आता है, जिसमें स्नाइपर था। वो ओल्ड मैन को शूट कर देते हैं और वो ओल्ड मैन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जू उनके पास जाता है, क्योंकि ओल्ड मैन पहले जू का ड्राइवर था।
वहीं ओल्ड मैन मरते हुए अपना फर्ज नहीं भूलता वो और अपने आप को इसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करता है ताकि वो जू को मार सके। मगर तभी टाइम रहते ओल्ड मैन की बॉडी से निकल रही एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते जू कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ नकली वुफिंग्स उनको मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन अब तक वहां पर काफी सारे मोटा गार्ड्स आ गए थे, जिसे देखकर वो रुक जाती है। और तभी टैंक वहां आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम विंग को देखते हैं। इस पे उसे पूछता है कि रियल वुफिंग का क्या करना है। इस पर विंग उसे यही रहकर वुफिंग का ध्यान रखने के लिए कहता है कि वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। दरअसल विंग को लगता है कि अगर वुफिंग कंपटीशन के टाइम नहीं आया तो कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसे ये बात पता नहीं होती कि ये लेडी बॉस नकली वुफिंग बनकर बाहर घूम रही थी। अब अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट करने की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर विंग वुफिंग को देखकर हैरान रह जाता है कि वो तो स्पेस से बचकर यहाँ से कैसे आ गया, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो वुफिंग नहीं बल्कि लेडी बॉस है। इसके बाद सब लोग एक क्रिस्टल जैसी चीज पर हाथ रखकर कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे थे। तभी विंग के डैड उसका नाम लेते हुए वहां पर आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही विंग टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं विंग को डैड देखकर जू काफी अजीब बर्ताव करता है और उसकी बातों को देखकर मिसेस पाल काफी अजीब लगता है कि जू ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी थोड़ी देर बाद विंग की डैड सील के बारे में जू को सब कुछ बता देती हैं, जिसे सुनकर जू काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लास 59 और क्लास 60 दोनों टीम्स कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं। इसके बाद हमें टैंग और उसकी ग्रुप दिखाया जाता है। वो एक साथ एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे, जबकि वेंग और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। आगे टैंग ईशा को सिस्टम हैक करके वेंग और उसके दोस्तों की लोकेशन पता लगाने के लिए कहता है, तो ईशा अपनी पावर का यूज करती है और जल्दी उससे सबकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। वो कहती है कि चेन मेटर राउंड में है, सुन वाटर राउंड में और डॉग फायर राउंड में है। साथ ही उसे डॉग के पास बफिंग की स्पिरिचुअल फोर्स भी डिटेक्ट होती है। तभी लाल बालों वाला जोकर उससे सबसे कमजोर बच्चे के बारे में पूछता है। दरअसल गाइस यहाँ पर वैंग की बात हो रही है। इस पर ईशा कहती है कि सिस्टम ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स नल डिटेक्ट की थी, इसलिए मैं उसे टैग नहीं कर पा रही हूँ। अभी टैंक कहता है कि मेटर अर्थ और वाटर राउंड में वो नहीं है और एयर राउंड में वो खुद खड़े हैं, इसका मतलब वो जरूर वुड राउंड में होगा। ये सुनते ही लाल वाला जोकर वैंग से लड़ने के लिए वुड राउंड की तरफ चला जाता है। जस्ट देन टैंक एक और मेंबर कहता है कि ये तो सिर्फ 4 हुए, उनका 5वां साथी गोबू कहाँ पर है। इस पर ईशा कहती है उसकी लोकेशन ट्रैक करने ही वाली थी कि तभी टैंक उसे रोकते हुए कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले हम इन 4 से निपट लेते हैं, गोबू को बाद में देख लेंगे। तभी सीन गोबू की तरफ शिफ्ट होता है। वो पत्थर के पीछे छुपाकर बैठा हुआ इनका सारा प्लान सुन लेता है, लेकिन इससे पहले वो वहां से जा पाता टैंक अपनी स्वार से उस पर अटैक कर देता है, जिससे गोबू पत्थर की तरह टूट जाता है। दोस्तों टैंक को पहले से ही पता होता है कि वो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। अब अगले ही पल हम गोबू को पेट पर बैठा हुआ देखते हैं और उसकी कमर पर 3 डॉल लटकी हुई थी, जिसमें से एक उसी टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है। दोस्तों इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये किसी वीडियो गेम की तरह है। जैसे गेम में हमें जीतने के लिए लाइफलाइन दी जाती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी सभी प्लेयर को 3 लाइफ दी गई हैं। तभी गोबू पेड़ पर बैठे बैठे लाल वालों को जोकर को वहां से ड्राइंग की तरफ जाते हुए देखता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि क्लास 59 का सबसे कमजोर स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे लड़ने के लिए उसका पीछे जाता है। टैंक ईशा को मेटर राउंड में चेन से लड़ने के लिए भेजता है और खुद वाटर राउंड में सुन से लड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे सुन से पिछले हिसाब से पूरा करना था। दूसरी तरफ हम चेन को मेटर राउंड में देखते हैं और जब वो वहाँ पर आगे बढ़ रहा था तभी उसकी बॉडी पर कट लग रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि वहाँ पर गिरने वाली पेड़ की पत्तियां मेटल की हैं, इसीलिए उसे मेटा राउंड कहते हैं। आगे चेन अपनी स्वॉर्ड वहाँ पर इंसर्ट करके जीतने ही वाला था, तभी ईशा वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मेटा राउंड अब मेरा है। इस पर चेन जवाब देता है कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम कभी किसी फीमेल के साथ फाइट नहीं करते, इसलिए वो ईशा को 3 सेकंड में वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन ईशा इस पर कुछ नहीं कहती और अपने पावर का यूज करती है। इसके बाद वो चेन से कहती है कि मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी बारी। इस पर चेन कुछ समझ पाता
इससे पहले ही वो अपने आप को पीटने लगता है। दरअसल दोस्तों, ईशा ने अपनी मैजिक से ऐसा जाल बुना था जिससे तोरो वो चेन को नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर पा रही थी और इसीलिए चेन अपने आप को ही पीट रहा था। अब ये सब कुछ टीचर वांग टेड मॉनिटर पर देख रहे थे, जिसे देखकर वैंग के डैड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब रियल में हो रहा है। जिसके जवाब में टीचर कहते हैं कि वे लोग मार तो नहीं सकते, लेकिन उनके साथ वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका डर वे लोग 100% महसूस कर सकते हैं। इस तरह हम डॉग और नकली वफिंग को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर वफिंग डॉग पर अपनी नेगेटिव एनर्जी से अटैक करता है। अगर डॉग उसे कंज्यूम कर लेता है और वहाँ पर छुप जाता है। इधर जब लाल वालों वाला जोकर वुड राउंड में आता है, तब वो वैंग को जमीन पर पड़े हुए देखता है, जिससे उसे लगता है कि वैंग मर चुका है। लेकिन तभी वैंग डॉग को कहते हुए सुनता है कि वफिंग की कंज्यूम की एनर्जी में अपने आप पे लगी हुई सील को तोड़ सकता हूँ। जिसे सुनते ही वैंग खड़ा हो जाता है और उसे देखकर लाल वालों वाला जोकर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अब तक वहाँ पर गोबू आ चुका था। इसके बाद दोनों के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है और वैंग उन्हें खड़े हुए देखता है। दूसरी तरफ हम सुन को देखते हैं, वो वाटर रॉड में थी, तब उससे पर कोई अनजान फोर्स अटैक करती है, लेकिन सुन उससे बचकर मैजिक से अपने स्वॉर्ड को एक लड़की कन्वर्ट करती है और जल्दी हमें पता चलता है कि सुन पर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि टैंग था। और सुन की तरह ही टैंग ने भी अपनी स्वॉर्ड को एक समुराई में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे लड़ने की बजाय सुन के साथ उसके साथ बचपन की बातें करने लगता है, लेकिन सुन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उस पर एक विशाल ड्रैगन बनकर अटैक करती है, लेकिन टैंग समुराई उससे आसानी से बच जाता है। इसके बाद हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम 59 का स्कोर 3 और टीम 60 का 0, यानी कि टीम 59 ने 3 राउंड पर कब्जा कर लिया था। तभी सुन को चेन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे ईशा डिफीट कर दिया था। और अब मेटा राउंड में पर भी क्लास 59 का कब्जा था, तो अब क्लास 59 का टोटल स्कोर 4 होता है और क्लास 60 का 0। अब ये देखकर सुन सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी टैंग अपनी पावर का यूज करते हुए पानी को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सुन की पावर पानी से आती है और जब पानी नहीं बचेगा तो सुन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी, और ये सुन काफ़ी अच्छे से जानती थी। इसलिए वो अपनी पूरी पावर का यूज़ करके टैंग पर अटैक करती है, लेकिन टैंग का समुराई काफ़ी स्ट्रांग होता है। वो सुन के साथ लड़ रहा था। अब इतना कम नहीं होता कि तभी वहाँ पर नकली वफिंग भी आ जाता है और उसके हमले से सुन और ज़्यादा जख्मी हो जाती है। नकली वफिंग और टैंक को अपने सामने देखकर सुन समझ जाती है कि वो अब सुन दोनों से लड़ नहीं सकती, इसलिए वो भागने का डिसाइड करती है, लेकिन पानी फ्रीज होने के कारण वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। आगे नकली वफिंग उस पर अटैक करने वाली प्रिपरेशन कर रहा था। तभी उन लोगों को वहाँ पर हवा में कोई तेजी से आते हुए देखता है। साथ ही वहाँ पर काफ़ी तेज तूफान आता है, जिसके कारण पानी में जमी बर्फ टूटने लगती है और इसका फायदा उठाकर सुन वहां से रफू चक्कर हो जाती है। वहीं पर तूफान रोकने के बाद टैंग बुफिंग को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही में वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन हमारे जीतने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। इस पर नकली बुफिंग मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आगे टैंग मोटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। तभी स्कोर बोर्ड अपडेट होता है, लेकिन उनके पॉइंट बढ़ने की बजाय कम होकर 4 पर आते हैं और क्लास 60 के 1 पॉइंट बढ़ जाता है। इधर जब सुन गोबू की तरफ जा रही थी, तभी गोबू से इन्फॉर्म करता है कि वैंग ने डॉग के साथ मर्ज कर लिया है, जिस पर सुन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। दूसरी तरफ टीचर स्क्रीन पर वुड को राउंड पर किसी ब्लैक शेडो को देखते हैं, जिसका चेहरा काफी अजीब था। और फिर इसी तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग गोबू और लाल वालों वाले जोकर को दिखाने से होती है। वे लोग रुके हुए थे क्योंकि गोबू की वर्ड पावर कम हो गई थी, जिसे देखकर लाल वालों वाला जोकर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि अब तुम्हारे पास अटैक करने के लिए वर्ड भी नहीं है और ऊपर से तुम सैम्बर दोबारा यूज नहीं कर सकते। वहीं पर डॉग झाड़ियों में उन्हें देखता है और मन ही मन कहता है कि लड़ो और लड़ो ताकि मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स मिल सके। लेकिन जैसे ही वो पास में वैंग को देखता है, वो बस घबराकर झाड़ियों में छुप जाता है। और इसके बाद लाल वालों वाला जोकर वैंग को उसके पास ही बैठा हुआ था उसे यूजलेस कह के और लात मार के नीचे गिरा देता है। ये देखकर गोबू काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उस पर न्यू वर्ड को यूज करके अटैक करता है, यूजलेस, हार्टलेस, एरोगेंट वगैरह वगैरह, और ये सारी वर्ड सुनकर अपने आप को रिलेट कर लेता है विन। दरअसल उसे लग रहा था कि वो यूजलेस है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं किया और ना ही कभी अपने दोस्तों को सीधे मुंह बात की, जबकि वे लोग उससे काफ़ी अच्छे से बात किया करते थे। अब ये सोचते हुए वैंग को काफ़ी बुरा लग रहा था, जिसके कारण उसकी सील डैमेज होने लगती है और उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। ये देखकर डॉग उसकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करने उसकी तरफ जाता है और वैंग को कहता है कि इस वक्त मैं ही हूँ जो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर सकता हूँ।
ये सुनकर विंग को आइडिया आता है और वो अपनी पावर से डॉग के साथ मर्ज हो जाता है। अब इससे होता ये है कि वेंग की नेगेटिव एनर्जी डॉग कंज्यूम करने लगता है और वेंग फ्रीली अपनी स्पिरिचुअल फोर्स यूज कर पा रहा था। अब डॉग के साथ मर्ज होने के कारण वेंग का रूप बदल जाता है और वेंग के बदले हुए रूप को देखकर लाल वाला जोकर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन इस बार वेंग जैसे उसकी स्वॉर्ड को अपनी उंगली से टच करता है उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर लाल बाल वाला जोकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इसके बाद वेंग उसे साइड में हटने के लिए हल्का सा टच करता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो उसकी किसी बोले ट्रक से टक्कर हो गई हो, जिसके कारण वो उड़ते हुए काफ़ी दूर चला जाता है। और गाइस ये वही सीन होता है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और इसके बाद वेंग वुड राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करके कब्जा कर लेता है और इसी के कारण पिछली एपिसोड में जब टेंग ने वाटर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट की थी तब उनका काउंट बढ़ने की बजाय कम हो गया था। अब ये सारा नज़ारा टीचर भी मॉनिटर पर देख रहे थे कि कैसे वेंग ने डॉग के साथ मर्ज किया। ये देखकर सीना एक्स अपने टीचर को मस्का लगाते हुए पूछती है कि क्या आपने वेंग को ये ट्रिक सिखाई। इस पर टीचर भी चने के पेड़ पर चढ़ जाता है और हाँ में जवाब देता है, जिस पर सीने एक्स कहती है कि क्या बाद में टाइम मिलने पर मुझे ये ट्रिक सिखा सकती हो। जिस पर सुनकर अपने टीचर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो तुरंत हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ हम टेंग को देखते हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके पॉइंट्स कैसे कम हो रहे हैं। तभी ईसा उसे बताती है कि वेंग ने डॉग के साथ मर्ज किया है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। जिसे सुनकर टेंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो वेंग को एक कमजोर स्टूडेंट समझ रहा था। आगे टेंग ईशा को वेंग को लोकेशन के बारे में पूछता है तो ईशा बताती है कि वेंग अभी मेटा राउंड की तरफ जा रहा है। ये सुनकर टेंग वुफिंग और अपने एक और साथी को अर्थ राउंड पर कब्जा करने के लिए भेजता है क्योंकि गोबू और सुन वहां पर नहीं थे और चेन मेटर राउंड में बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद टेंग अपने अकल को घोड़े दौड़ाकर सोचता है कि अगर हम पांचों एक साथ वेंग को अटैक करते हैं तो वेंग हमें आसानी से हरा देगा क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए वो एक बेहतरीन प्लान बनाता है कि वेंग जिस किसी राउंड में प्रेजेंट होगा वे लोग उस राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंड पर एक साथ कब्जा करेंगे। इससे होगा ये कि क्लास 60 के पास हमेशा एक ही राउंड रहेगा और क्लास 59 के पास बाकी सारे राउंड, यानी कि वे लोग आखिरी में आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा टेंग को लगता है, इसलिए वो ईशा को तुरंत वो राउंड में आने के लिए कहता है। इस तरफ वेंग भागता हुआ मेटर राउंड में आता है जहाँ पर चेन बेहोश पड़ा हुआ था तो वो जैसे तैसे करके उसे होश में लाता है और उसे सही सलामत देखकर मेटर राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। इसके कारण अब क्लास 60 का स्कोर 3 और क्लास 59 का 2 पर आ गया था। वहीं पर स्कोर बोर्ड को देखकर चेन हैरान रह जाता है कि उन लोगों ने इतने राउंड कब जीते। साथ ही में वो वेंग के उसके हुलिये के बारे में भी पूछता है कि इस पर वेंग उसे बताता है कि मैं और डॉग एक साथ मर्ज हो गए हैं, जिसके सुनकर चेन काफी खुश हो जाता है और उसे खुश देखकर वेंग भी मुस्कुराता है। दरअसल वेंग को खुद पता नहीं होता कि उसके चेहरे पर ये स्माइल कहां से आ गई। वहीं पर वेंग को हंसते हुए देखकर उसके डैड आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वेंग बचपन से काफी सीरियस था। तभी वेंग देखता है कि उसके जीतने के राउंड पर कब्जा किया था उन्हें वापस क्लास 59 ने अपने कब्जे में ले लिया। यह देखकर वेंग काफी गुस्सा आता है और इसके कारण उसकी नेगेटिव एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। ये देखकर डॉग उसे कहता है कि अपने आप पे कंट्रोल रखो, मैं इतनी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता, मेरे भी कुछ लिमिट्स है। जस्ट देन सुन और गोबू वेंग और चेन को कांटेक्ट करते हैं। वहीं पर सुन की आवाज़ सुनकर वेंग अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। आगे सुन गिरते हुए पॉइंट्स को देखकर सभी को कहती है कि हम वेंग को किसी एक राउंड को सिक्योर करने के लिए उसके पास छोड़ देंगे क्योंकि उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है और टेंग और उसका ग्रुप उसके साथ लड़ने के लिए नहीं आएगा और इस तरह से हमारे पास एक राउंड सिक्योर रहेगा। साथ ही में वो चेन को मेटा राउंड को सुरक्षा करने के लिए वहीं पर रहने के लिए कहती है, जिसके सुनकर चेन जोश में आकर छाती पीटने लगता है अपनी पावर दिखाने के लिए। इसके बाद सुन और गोबू अर्थ राउंड पर कब्जा करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर टैंक की टीम का सिर्फ एक ही मेंबर पहरा दे रहा था। दूसरी तरफ ईशा टैंक को इन्फॉर्म करती है कि सुन और गोबू बड़ी तेजी से एक अर्थ राउंड पर तरफ आ रहे हैं, जिसे सुनते ही टैंक तुरंत ईशा के साथ उस तरफ जाने के लिए निकलता है।
इधर गोबू अदर राउंड पर पहुंचकर टैंक को फिफ्थ मेंबर को उल्टी सीधी हरकतें करके उल्टी सीधी बातें करके चिढ़ाने लगता है, जिसे देखकर टैंक का फ्रेंड काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही वो गोबू की तरफ जा ही रहा था कि तभी टैंक उसे कहता है कि अगर तुमने आज अर्थ राउंड को अपने हाथ से जाने दिया तो तुम्हें तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुनते ही वो होश में आ जाता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसे पता चलता है कि सुन वहाँ पर स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी। जिसे देखकर वो सुन की तरफ भागने लगता है और उसे सुन की तरफ जाता हुआ देख वो अपनी स्वॉर्ड पावर का यूज करके एक बड़ा सा वर्ड उसकी तरफ फेंकता है। अब तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चेन को मेटा राउंड में सुरक्षा करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर वफिंग आता है, जिसे वायरलेस पर टैंक कहता है कि अगर तुमने मेरे प्लान के मुताबिक मेटा राउंड पर कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जिसे सुनकर वफिंग हा कृपी से स्माइल देता है। जब सीन कट होता है और हमें सुन के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और थोड़ी देर बाद छोटा टैंक भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आता है। आगे उन दोनों को चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लोग बचपन से एक दूसरे को हेट करते हैं। उनकी फैमिली एक दूसरे को सामने तो अच्छा बर्ताव करती है मगर मन ही मन में वे लोग एक दूसरे को राइवल्स हैं। इसके बाद प्रेजेंट में सुन फायर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करने वाली थी कि तभी टैंक का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। ये देखकर गोबू उस पर एक वर्ड फेंकता है, लेकिन बदकिस्मती से टैंक का फ्रेंड पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और गोबू का वर्ड सीधे जाकर सुन को लगता है। इसके कारण सुन को काफी चोट आती है। देखकर गोबू तुरंत उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब तक वहां पर टैंक भी आ चुका था। टैंक के कहने पर टैंक का फ्रेंड एक बार फिर से सुन की तरफ भागता है। यह देखकर गोबू उसके सामने पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, जिसके अगले पल टैंक के साम्राज्य चकनाचूर कर देता है, जिसके कारण टैंक का फ्रेंड अंदर पहुंचकर सुन के साथ लड़ने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि गोबू के हमले के कारण सुन काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। वहीं सुन की स्वॉर्ड अभी भी पत्थर के अंदर इंसर्ट थी, लेकिन सुन ने उसे पकड़ नहीं रखा था। जिसे देखकर टीचर कहते हैं कि सुन इस तरह से राउंड पर कब्जा नहीं कर पाएगी, उसे कम से कम 10 सेकंड तक स्वॉर्ड को पकड़ कर रखना होगा, तभी वहां पर वो कब्जा कर पाएगी। वहीं पर टैंक का फ्रेंड उसे कहता है कि सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है। जिसे सुनकर टैंक उसे मुक्का मारते हुए कहता है कि कहाँ सब अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं इन्हें 5-0 से हराना चाहता था, लेकिन अभी 4-1 भी चलेगा। जिसे सुनते ही गोबू और सुन दोनों की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वे लोग तुरंत टैंक के पूरे प्लान को समझ जाते हैं कि विन जिस राउंड पर होगा वे लोग उस राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंड पर कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ हम ईशा को देखते हैं, वो वेंग पर नजर रखे हुए थी ताकि अगर वेंग किसी पर राउंड पर कब्जा करने के लिए जाता है तो वो वाटर राउंड पर भी कब्जा कर लें, जिससे 4-1 का टारगेट कंटिन्यू रहेगा। इधर ये सब सुनकर गोबू कहता है कि ऐसा तो हमारा हारना तय है। जिस पर सुन कहती है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ पर कब्जा करना ही होगा। इस तरफ चेन और वुफिंग को लड़ते हुए देखते हैं। चेन वुफिंग के हर एक बार से बच रहा था क्योंकि सुन ने उसे कहा था कि हमें अपोनेंट से लड़ना नहीं है बल्कि उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से देरी करवानी है ताकि हमारी स्वॉर्ड इंसर्ट रहे और हमारे पॉइंट बढ़ते रहें और हम जीत जाएं। कि तभी नकली वुफिंग चेन को गुस्सा दिलाने के लिए उसे यूजलेस कह के पुकारता है। जिसे सुनते ही हम चेन के बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ पर उसके डैड उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं, लेकिन चेन वो सब नहीं सीखना चाहता था और वो उन्हें मना कर देता है। इसी कारण जब चेन के डैड उस पर अपना वार करने के लिए उस पर स्वॉर्ड फेंकने ही वाले थे कि तभी उनकी स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और तभी हमें पता चलता है कि वहां पर लॉर्ड बुद्धा चेन को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। वहीं प्रेजेंट में नकली वुफिंग नोटिस करता है कि पेड़ से गिरी हुई पत्तियां किसी ब्लड की तरह शार्प हैं। इसी के लिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी पत्तियों को जमा करता है और फिर उसे चेन की तरफ फेंकता है ताकि वो जख्मी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि चेन उन पत्तियों को अपने स्वास्थ्य से जरिए रोक लेता है, मगर फिर भी कुछ पत्तियों से जख्मी हो जाता है। यह देखकर नकली वुफिंग अपनी नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस तरफ सुन गोबू को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेले टैंक से लड़ना चाहती थी, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी उसे गोबू को पीछे हटना पड़ता है। मगर वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है और अपने पीछे अपने स्वॉर्ड बाहर निकालता है। यहाँ पर सुन को टैंक कहता है कि तुम अपनी कमजोर स्वॉर्ड की मदद से मेरे साथ नहीं लड़ पाओगी, जिस पर सुन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिना स्वॉर्ड के भी लड़ सकती हूँ। जिसे सुनकर टैंक उसे कमजोर बताते हुए कहता है कि तुम बचपन से अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले भी मुझसे हारा करती थी और आज भी हारने वाली हो। ये सुनकर सुन उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण समरा और उसके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। तभी हम दूर खड़े गोबू को देखते हैं, वो अपनी
स्वाड को चुपके से एक्टिव करता है, क्योंकि उसने कहा यहाँ पर आने से पहले सुन को कहा था कि उसकी स्वाड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी स्पिरिट को बुलाकर हम डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम चेन को देखते हैं। वो नकली वुफिंग यानी लेडी बॉस के हमले से काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से रोकता है, जिसके कारण नकली वुफिंग कुछ ऐसा करता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वेंग की डैड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सीनियर एक्स को इस सब रोकने के लिए कहते हैं, जिस पर सीनियर्स कहती है कि चिंता मत कीजिए, गेम काफ़ी सिक्योर है, इसमें किसी की जान को कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद नकली वुफिंग घायल और रोते हुए चेन को लात मारकर दूर फेंक देता है और मेटा राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। वहीं पर काउंटडाउन चल रहा था, तभी चेन अपने दोस्तों को याद करता है, जिसके चलते उसके अंदर छुपी हुई लॉर्ड बुद्धा की पावर बाहर आ जाती है और फिर वहां पर नकली वुफिंग अटैक करता है, जो अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चेन की पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वह नकली वुफिंग की नेगेटिव एनर्जी को सरपास करके उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ ईशा टैंक को इन्फॉर्म करती है कि गोबू अपनी स्वॉर्ड स्पीड को बाहर निकाल रहा है। तभी हम फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जहाँ पर गोबू सुन से कह रहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पीड को तभी बाहर निकाल सकता है जब हम किसी दूसरी पावरफुल स्पीड को सेक्रीफाइस करें। वहीं प्रेजेंट में और कई रास्ता न होने के कारण सुन अपनी स्वॉर्ड स्पीड को सेक्रीफाइस करती है ताकि गोबू स्वॉर्ड स्पीड को बाहर निकाल पाए। ये देखकर टैंक सुन पर हंसने लगता है कि अब तुम किसी काम की नहीं, क्योंकि तुमने अपनी स्वॉर्ड स्पीड सेक्रीफाइस कर दी। जस्ट इधर गोबू की स्वॉर्ड स्पीड बाहर निकलती है, जो कि काफी बड़ा फिनिक्स होता है। ये देखकर टैंक का समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण टैंक का समुराई को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर टैंक दंग रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद सुन फायर राउंड पर कब्जा कर लेती है। ये देखकर अपनी टीचर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी टीचर सीनियर एक्स को कहती है कि हमारे पास भी ज्यादा पॉइंट है और हम भी जीत सकते हैं। तभी दोस्तों हमें एकदम से दिखाया जाता है कि वेंग राउंड पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण स्कोरबोर्ड अपडेट होता है और उसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर चेन स्कोरबोर्ड देखकर खुश होकर वो कहता है कि सुन का प्लान काम कर गया और वो सही थी। अब सीन नकली वुफिंग यानी लेडी बॉस की तरफ शिफ्ट होता है और उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वुफिंग की बॉडी को चीर कर बाहर निकलती है और चेन पर अटैक कर देती है। और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फ्लैशबैक में सुन को देख पाते हैं। वो वेंग और चेन को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि कैसे हम आगे के राउंड पर कब्जा करना है, जिसकी जिम्मेदारी वो वेंग पर डाल देती है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होता है कि टैंक की टीम में से कोई भी उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं करेगा। वहीं पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ईसा अभी भी टैंक पर नजर रखे हुए थी, जो वाटर राउंड पर पहरा दे रहा था। दरअसल ईसा का प्लान होता है कि अगर वेंग यहाँ से जाएगा तो वहाँ पर वाटर राउंड पर कब्जा कर लेगी और इस तरह से उनकी जीत निश्चित है। मगर तभी अनाउंसमेंट होती है कि क्लास 16 ने फायर राउंड पर कब्जा कर लिया है, जो कि पिछले एपिसोड में सुनने किया था, जिसे सुनते ही ईशा समझ जाती है कि टैंक फेल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत बाकी बच्चे वुड राउंड की तरफ जाती है। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि क्लास 16 ने वुड राउंड पर भी कब्जा कर लिया है और ये वेंग ने, जिसने पिछले एपिसोड में ही वुड राउंड पर कब्जा कर लिया था। मगर ये हुआ कैसे, क्योंकि वेंग तो वाटर राउंड में बैठा था। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर सुन वेंग से कह रही होती है कि डॉग को इंसान का रूप देकर वाटर राउंड की सुरक्षा करने के लिए बैठा दो और तुम उसे अलग होकर वुड राउंड पर कब्जा करने के लिए चले जाना, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स सिस्टम में नल है, तो ईशा तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। वहीं पर प्रेजेंट में ईशा समझ नहीं पाती कि वुड राउंड पर कब्जा किसने किया, क्योंकि चेन मेटल राउंड में था, गोबू सुन फायर राउंड में और वेंग यहाँ पर बैठा हुआ है। कंफ्यूजन में थी कि तभी पीछे से डॉग आता है, जो कि मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। उसे देखकर ईशा काफी बुरी तरह से डर जाती है। यहाँ पर डॉग रेवल करता है कि तुमने जो जाल वेंग को ट्रैक करने के लिए बिछाया था, मैं उसी के जरिए तुम तक पहुंचा हूँ। इसके बाद अपनी क्लास 16 ने 5 में से 4 राउंड पर कब्जा कर लिया था। बचा था सिर्फ एक और, वो था वुड राउंड। इधर मेटल राउंड में जहाँ पर चेन था उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, इसलिए गोबू से देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम सभी टीचर को देखते हैं, वो लोग क्लास 60 का उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन वेंग की डैड उदास थे, जिसका इकलौता कारण वेंग, जो कि बचपन से ही किसी भी इमोशन या फीलिंग को महसूस नहीं करता, फिर चाहे क्लास में फर्स्ट आया हो या लास्ट। इसलिए उन्हें डर था कि वेंग ये राउंड पर जाकर कब्जा कर पाएगा या नहीं,
क्योंकि जैसे ही वो इमोशन महसूस करता है उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, जिसका कारण वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और नेगेटिव एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि बाकी लोगों के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए उसे बचपन से ही अकेला रहकर इमोशन और फीलिंग जैसी चीज़ों को अपने से दूर रखा। बट जब फर्स्ट टाइम उसने सुन को देखा तो उसके इमोशन फिर से जाग गए, उसकी हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो गई और इसी वजह से उसने सुन को साथ ठीक से बात नहीं की और उसे इग्नोर करके वहां से चला गया ताकि वो अपने आप पर कंट्रोल कर सके। लेकिन आगे जैसे जैसे उसे सुन के साथ टाइम स्पेंड किया और चेन और गोबू के साथ उसकी दोस्ती होती है तो वो फिर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी के साथ चलते उसकी सील ब्रेक होना स्टार्ट हो गई। वहीं पर प्रेजेंट में जब गोबू मेटल राउंड में आता है तो वो चेन की हालत देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी ये हालत जिम्मेदार लेडी बॉस है, जिसने पिछले एपिसोड में अपने आपा को रिवल किया था। दूसरी तरफ ईसा डॉग की इंसान रूप को देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। तभी डॉग को कुछ महसूस होता है और वो बैंक की तरफ जाने के लिए निकलता है और वो अपनी अंदर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दबाकर या राउंड पर पहुंच चुका था जहां पर वो स्वर को इंसर्ट करने वाला था। तभी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करने लगता है, इसके कारण उसकी हार्ट भी तेज हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करता है और किसी तरह से स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। उस दौरान सभी टीचर की नजर उसी पर होती है, क्योंकि ये लास्ट राउंड था। यहाँ पर वह कब्जा करने के बाद क्लास 60 जीत जाएगी, पर जैसे काउंटडाउन स्टार्ट होता है वह वापस सुन के लिए फीलिंग महसूस करने लगता है, जिसके चलते उसकी हार्ट बीट फिर से तेज होने लगती है और इसी वजह से वो कमजोर पड़ रहा था और वो स्वार से अपना हाथ हटाने वाला था। तभी टीचर ये सब देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि आखिरी चांस होता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो वो हार जाएंगे। तभी किस्मत से सुन वहाँ पर आ जाती है और वो उसके हाथ पर हाथ रख देती है और वह शांत हो जाता है और उसके बढ़ते हुए हार्ट बीट पर ताले लग जाते हैं। अब काउंटडाउन वापस से शुरू होता है, 4 3 2 1 बूम, और क्लास 60 जीत जाती है। और क्लास 60 जीतने के बाद क्लास 60 के टीचर जीत की खुशी मना रहे थे। अभी वेंकटेश जू को मेटा राउंड में देखने के लिए कहते हैं और जब कैमरा शिफ्ट होता है तो सब लोग देखते हैं गोबू चेन को पकड़कर रो रहा होता है। साथ ही में वो किसी को हेल्प के लिए बुलाता है, ये कहकर जल्दी आओ वरना चेन मर जाएगा। ये देखकर अपने टीचर सीनियर्स को गुस्सा करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर सीनियर्स कहती है कि जरूर कुछ चुपके से अंदर आ गया होगा। दूसरी तरफ सुन वेंग को हंसने के लिए कहती है, क्योंकि वो हंसते हुए काफी अच्छा लगता है। ये सुनकर अपना हीरो शर्मा जाता है। तभी अचानक से पीछे आकर लेडी बॉस सुन पर अटैक कर देती है, जिसके कारण सुन की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, वेंग के गले लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। अब ये सब देखकर वेंग अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी सील टूट जाती है। आसपास का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और आसपास बहुत सारे धमाके होने लगते हैं और गुस्से के कारण वो लेडी बॉस पर अटैक करने ही वाला था। तभी डॉग वहां पर आकर टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन ये चीज भी वेंग को रोक नहीं पाती, क्योंकि वो टाइम बैरियर को तोड़कर लेडी बॉस को मुक्का मारता है या बूम, जिसकी वजह से वो टाइम रोके हुए होने के बावजूद भी लेडी बॉस को मूव कर पाती है। जिसके बाद लेडी बॉस भी वेंग पे एक एक करके हमले करती है, लेकिन वेंग का बाल भी बाका नहीं होता। यहाँ पर वेंग को सुन की डेथ के बारे में सोच के इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो लेडी बॉस को चुन चुन का हमले करता है या बूम या डिश, जिसपे लेडी बॉस की हालत पतली हो जाती है। आगे वेंग जैसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एनर्जी बॉल बनाकर उस पर अटैक करता है या ढिशुम, लेकिन तभी लेडी बॉस अपने आप को मारने को कहती है कि मार दो मुझे, उसके बाद तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। सुनकर वेंग को सुन की याद आती है और वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वेंग सुन के पास आकर अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो काम नहीं कर रही थी। तभी डॉग उसे बताता है कि लेडी बॉस ने सुन को पंच मारकर उसकी आत्मा बाहर निकाल दी थी, यानी वो मर चुकी है। जिस पर सुन वेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बॉडी अभी भी गर्म है। इस पर डॉग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि जब मैंने टाइम फ्रीज किया तो उसकी बॉडी में थोड़ी जान बाकी थी और मैं जैसे ही टाइम को अनफ्रीज करूंगा तो वो सुन हमेशा के लिए चली जाएगी। ये सुनकर वेंग काफी ज्यादा दुख हो जाता है, लेटली वो रोने लगता है, जिसे देखकर डॉग कहता है कि मैं टाइम को हमेशा के लिए फ्रीज रख सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, जिससे तुम सुन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन हम वेंग को देखकर समझ पाते हैं कि वो सुन के साथ ही रहना चाहता था, इसीलिए वो सुन का हाथ कसकर पकड़ता है। तो दूसरी तरफ डॉग सोच रहा था कि काश मैं किसी तरह वेंग की मदद कर सकता। और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वेंग को देखते हैं जिसकी सील टूट चुकी थी और जिसके चलते वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी दुनिया खत्म हो जाती है।
लेकिन तुरंत बाद वो अपनी पावर का यूज करके दुनिया को रीबूट करता है, इस उम्मीद में कि शायद इस तरीके से सुन वापस जिंदा हो जाए। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस बार दुनिया को रीबूट करने के बावजूद भी सुन वापस जिंदा नहीं होती। वहीं वैंग की ऐसी हालत देखकर स्पीड कहता है कि सुन की बॉडी में आत्मा नहीं है, जिसके कारण वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। आंगे डोंग वैंग से कहता है कि तुम अपनी हीलिंग पावर से फिजिकल इंजरी को ठीक कर सकते हो, लेकिन किसी मरे हुए इंसान को नहीं वापस जिंदा कर सकते। जिसे सुनकर वैंग निराश हो जाता है और कहता है कि सब मेरी ही गलती है, मुझे लीड बॉस को पहले ही ठिकाने लगा देना चाहिए था। इस पर डॉग कहता है कि टाइम फ्रीज होने के कारण हमें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हम सोल्यूशन ढूंढने में ले सकते हैं। आगे वैंग के पूछने पर डॉग बताता है कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ और वो पॉसिबल होता है स्पिरिचुअल फोर्स को स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करके। जिसे सुनते ही वैंग कहता है कि तुम स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके पास्ट में जा सकते हो। इस पर डॉग हाँ में जवाब देता है, लेकिन उसके लिए एक प्लेनेट जितनी बड़ी स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनते ही वैंग अपनी पावर से एक प्लेनेट जितना बड़ा स्पिरिचुअल फोर्स की एनर्जी का गोला बनाता है। जिसे देखकर डॉग कहता है कि हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये सब हेवन के रूल्स के खिलाफ है और इस दौरान हम पर हेवन लाइटनिंग से अटैक कर सकता है। जिसे वैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डॉग को मर्ज होने के लिए कहता है। वहीं उनके मर्ज हो जाने के बाद वैंग जैसी टाइम पीछे करने लगता है, हेवन पर उनकी लाइटनिंग से अटैक करती है। तभी सीन कट होता है और हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंग स्कूल में फर्स्ट डे होता है। इस दौरान कुछ सीने उसे परेशान कर रहे थे, जिसे देखकर चेन और गोबू उसकी मदद करते हैं, जबकि फर्स्ट एपिसोड में सुन ने उसकी मदद की थी। आगे वैंग उसी तरह चेन और गोबू को पैसे देता है, उसे जैसे सुनने को दिए थे, और ये बात उसे काफी अजीब लगती है। वहीं जब वैंग क्लास में था तब उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने सुन बैठी हुई है, लेकिन वो कोई और लड़की निकलती है। इसके बाद जब वो चेन और गोबू के साथ घर जा रहा होता है तब उसे कार में सुन दिखती है, तो उसका पीछे भागता है, लेकिन वहाँ पर टेंग और ईशा बैठे हुए थे। दरअसल ये सब वैंग की शक्तियों के वजह से हो रहा था। वो डॉग के साथ मिलकर पास्ट में जाना चाहता था, लेकिन उसकी पावर की वजह से उसने गलती से एक नई दुनिया ही बना दी थी, जो कि पुरानी दुनिया को कंज्यूम कर रही थी, और इस कारण से नई दुनिया वैंग को सुनकर विजन आ रही थी। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही पुरानी पूरी दुनिया नई दुनिया में समा जाएगी। इसके बाद इन्हें इन्फेंडो रियल दिखाया जाता है, जिसे हेवन भी कहते हैं। वहीं पर हम चित्रगुप्त और यमराज को देखते हैं। वे लोग बात ही कर रहे थे कि तभी उनका सेवक सुन की स्पीड को लेकर आता है, जिसे देखकर यमराज चित्रगुप्त दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम नई दुनिया को वैंग को देखते हैं। वो चेन और गोबू के साथ सब कुछ कर रहा था जो उसने कभी सुन के साथ किया था। आगे वो लोग एक फ्यूचर प्रोडक्शन मूर्ति के पास जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले चेन अपना हाथ उस मूर्ति पर रखता है और मूर्ति से बताती है कि तुम सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे। जिसे सुनते ही चेन फूट फूट कर रोने लगता है और उसे देखकर गोबू कहता है कि देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। लेकिन जब वो मूर्ति पे हाथ रखता है तो मूर्ति कहती है कि तुम्हें तुम्हारा पहला पैर 40 साल की उम्र में मिलेगा। जिसे सुनते ही वो भी चेन के साथ मिलकर रोने लगता है। इसके बाद बैन मूर्ति पे हाथ रखता है तो वह मूर्ति कुछ कहने की वजह टूटने लगती है। इस तरह हम यमराज को देखते हैं। उसकी हालत सुन को देखकर खराब हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वैंग कुछ तो खतरनाक कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो उसकी दुनिया भी खत्म हो जाएगी। साथ ही में ये भी कि सुन वैंग के रिलेटिव, इसलिए वो जल्दी से डॉक्यूमेंट चेंज करके सुन को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है, जिसके चलते इधर असली दुनिया में सुन वापस जिंदा हो जाती है। तो ये देखकर तो स्पीड की फटकार 4 हो जाती है। इसके बाद फिर सुन को सब कुछ बताता है कि अभी तक क्या क्या हुआ, जिसे सुनकर सुन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वैंग उसे जिंदा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। आगे इस पे कहता है कि अगर वैंग को जल्दी नहीं रोका गया तो ये दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जिसे सुनकर सुन सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी लेती है। जिस पर स्पीड कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा वैंग की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। इस पर सुन कहती है कि एक जवान लड़की का प्यार में पड़ना ये सबसे बड़ा डर होता है। जिसके बाद इस पे स्वाड में बदल जाती है और फिर सुन उसे लेकर वैंग को जगाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वैंग का डिफेंस सिस्टम उस पर काफी अटैक करता है। मगर इसके बावजूद सुन जैसे तैसे करके वैंग के पास जाकर स्वाड उसके सीने में घुसा देती है, जिसे वैंग को होश आता है और वो सुन को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सीन कट होता है और हम नकली बुफिंग को देखते हैं। उसकी बॉडी में से लेडी बॉस बाहर निकलती है
अगर वो चेन पर हमला कर पाती उससे पहले वेंग उसे अपनी पावर के जरिए जमीन में दफना देता है। इसके बाद वेंग एयर राउंड पर अपने स्वॉर्ड इंसर्ट करता है और काउंटडाउन खत्म होते ही क्लास 60 जीत जाती है। इसके कारण सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे सुन वेंग से बात करने के लिए उसके पास जा रही थी कि तभी रिपोर्टर से घेर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि वेंग ने टाइम रिवर्स किया है। अभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि टाइम रिवर्स करने से पहले डॉग वेंग से कहता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए अगर तुमने टाइम रिवर्स किया तो सुन को इस पीरियड में कुछ भी याद नहीं रहेगा, जिसे सुनकर सुन कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम टाइम रिवर्स करो क्योंकि दुनिया बचाना जानना जरूरी है और मुझे यकीन है कि मैं किसी भी टाइम पीरियड में रहूं। जिसे सुनकर वेंग इमोशनल हो जाता है और वो टाइम को रिवर्स कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम वेंग के डैड को देख पाते हैं। वो वेंग के लिए न्यू सील लेकर आए थे जिसे वेंग की गर्दन पर लगा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लास 60 जीत के कारण सुन और सभी टीचर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं सीने एक्स टैंग और उसके ग्रुप को काफी ज्यादा सुना रही थी कि वो क्लास 60 को 5-0 से हराना चाहते थे, लेकिन अब वो खुद ही 5-0 के साथ हार गए। और फिर गाइस इसी के साथ डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग का फर्स्ट सीजन एंड होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़कर सीरीज लेकर आते रहें। तो फिर हम मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।